वेपन मास्टर इन हिंदी एक्सप्लेन्ड। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल नोवेल मज़ा को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में हर सप्ताह नई कहानियों का आनंद लें। धन्यवाद। अध्याय 111 से 120। तांग हुआन की भौहें फड़क उठी। वह तुरंत सतर्क हो गया। उसके हाथ में लंबा भाला हिल गया और तीव्र भिनभिनाने की ध्वनि के साथ ज्वलंत लाल भाले की नोक पहले ही लिटिल फीनिक्स के शरीर को छू चुकी थी। अगले ही क्षण तांग हुआन ने पाया कि उसका भाला हवा में गिर गया था। उसे रोकने का उसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन छोटा फीनिक्स अजीब तरह से गायब हो गया था। इसके तुरंत बाद तांग हुआन ने भाले के शरीर से एक गर्म धारा बहती हुई महसूस की। यह बहुत तेज था और इससे पहले कि वह इसे छोड़ पाता, गर्म धारा उसकी बाह में प्रवेश कर चुकी थी। एक अतुलनीय प्रचंड गर्मी फैल गई और क्षण भर में वह उसके अंगों और अवयवों तक फैल गई। तांग हुआन खुद को रोक नहीं सका और एक भरी हुई कराह निकाली। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में भयंकर आग लग गई हो। उसका पूरा शरीर एक विशाल भट्टी में बदल गया हो, मानो वह अभी जलने वाला हो। घटनाओं का ये मोड़ बहुत अचानक था, लेकिन तांग हुआन चौंक गया। जैसे ही गर्मी बढ़ी, तांग हुआन ने असहनीय दर्द सहा और गोलाकार मंच से छलांग लगा दी। लगभग उसी समय तांग हुआन के दानतयान के भीतर नौयांग दिव्य भट्टी पहले से ही उन्मत्त रूप से घूम रही थी और उसके पूरे शरीर में फैल चुकी गर्म धारा की धाराएं तुरंत ही कड़ाई में समाहित हो गईं। इस प्रक्रिया में तांग हुआन की आध्यात्मिक मेरिडियन में ऐंठन हुई, उसकी मांसपेशियां ऐंठ गईं और अत्यधिक दर्द के कारण उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति कुछ भयावह हो गई। गोल मंच पर छोटी लड़की अभी भी अपने स्थान पर तैर रही थी, लेकिन उसने उसका पीछा नहीं किया। प्यार 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 प्यार। आग का गोला थूकने के बाद वह थोड़ी थकी हुई लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह गुस्से में चिल्ला रही थी, जीने का एक तरीका है, लेकिन आपको मरना होगा। छोटी सी बात है, ये सब तुमने खुद ही अपने ऊपर लादा है। लेकिन इसके तुरंत बाद उसने निराशा से कहा, मेरे आध्यात्मिक अग्निसार के बारे में कितनी दया है। अगर मैं इसे जलाकर मारने के बाद वापस भी ले लूं तो भी मुझे इसका कम से कम आधा हिस्सा लेना पड़ेगा। मुझे अपनी ताकत पुनः प्राप्त करने के लिए और भी अधिक समय की आवश्यकता होगी। क्या ऐसा है? ठीक इसी समय गोल मेज के नीचे से अचानक हंसी की आवाज आई। आपका यह आध्यात्मिक अग्निसार निर्वाण पवित्र अग्नि की मदद से बना है ना? यदि मैं उन सभी को आत्मसात कर लूं तो निर्वाण पवित्र अग्नि के साथ विलय करना बहुत आसान हो जाएगा। छोटी बच्ची, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम ठीक हो? ये देखकर कि तांग हुआन का चेहरा अभी भी लाल था, लेकिन उसका रंग शांत हो गया था। छोटी लड़की अचंभित थी और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यद्यपि उसका आध्यात्मिक अग्निसार अभी भी कमजोर था, लेकिन भले ही वह स्टेज 7 मार्शल मास्टर था, उसे यकीन नहीं था कि वह इसे सहन कर पाएगी। लेकिन उसके सामने ये स्वयंभू स्टेज 4 मार्शल मास्टर साथी वास्तव में ऐसा अभिनय कर रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। पिछला अध्याय, विषय सूची। बेशक मैं ठीक हूँ। तांग हुआन ने अपनी आंखें मूंद ली और एक लंबी सांस छोड़ी। अपने दिल में वह पहले से ही समझ चुका था कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में कहना मुश्किल होगा। समस्त आध्यात्मिक अग्निसार को अवशोषित करने के बाद आधे से अधिक कड़ाई पहले ही भर चुकी थी और अभी भी वह निर्वाण पवित्र अग्नि से निकलने वाली ऊष्मा को लगातार अवशोषित कर रहा था। उन्होंने अनुमान लगाया कि बहुत जल्द ही कड़ाई पूरी तरह भर जाएगी। धत तेरी की, आखिर आप कौन हैं जो मेरी आध्यात्मिक अग्नि की गहन क्यूई को अवशोषित करने में सक्षम है? कोट। तांग हुआन के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना वह गुस्से से हंस पड़ी। क्या तुम वास्तव में मेरी निर्वाण पवित्र अग्नि पर प्रहार करना चाहते हो? तुम सचमुच अपनी जगह नहीं जानते। तुम सोचते हो कि मेरी आध्यात्मिक अग्नि के सार को आत्मसात करके तुम उसके साथ विलीन हो जाओगे। तुम सपना देख रहे हो। मरना, छोटी लड़की चिल्लाई और अपने विशाल पंखों को आश्चर्यजनक गति से फड़फड़ाने लगी। एक क्षण में मंच पर लपटें अचानक तेजी से फैलने लगी, पागलों की तरह नाचने लगी। गर्मी की लहरें जो अधिक से अधिक तीव्र होती जा रही थी, तांग हुआन की ओर बढ़ने लगी। तांग हुआन का चेहरा थोड़ा बदल गया और वह पीछे हट गया। जैसे ही ज्वलंत फीनिक्स राजा के पंख तेजी से फड़फड़ाए, उनकी ओर आती हुई ऊष्मा की लहर में पवित्र अग्नि की गर्मी की मात्रा बढ़ती जा रही थी। कुछ ही समय बाद तांग हुआन के दानतयान के अंदर नौयांग दिव्य भट्टी भरने लगी। स्पष्टतः ये पहले ही उस सीमा तक पहुंच चुका था जिसे वह समायोजित कर सकता था। पीछे हटना या आप रुकना चाहते हैं? तांग हुआन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। यदि वह पीछे हट जाती तो फ्लेमिंग फीनिक्स किंग उसका पीछा नहीं करता। हालांकि वह निश्चित रूप से उसे बचाने के अन्य तरीकों के बारे में सोचेगी। यदि वह अगली बार फीनिक्स नेस्ट में प्रवेश करना चाहेगी तो यह उसके लिए स्वर्ग में चढ़ने जितना ही कठिन होगा। यदि कोई इस फीनिक्स लेयर में प्रवेश करने में असमर्थ था तो उसे 5 महान आध्यात्मिक अग्नि निर्वाण पवित्र अग्नि में से एक प्राप्त करने की कोई उम्मीद नहीं थी। यदि वह यहाँ रहना जारी रखता है तो एक बार नौयांग दिव्य भट्टी गर्मी को अवशोषित करने में असमर्थ हो जाने पर उसे क्षेत्र में भयानक गर्मी का विरोध करने के लिए अपने मांस शरीर पर निर्भर रहना होगा।
भले ही वह अपनी पूरी शक्ति के साथ सच्ची आग का उपयोग करता, लेकिन लंबे समय तक इसे सहन करना बहुत मुश्किल होता, और ये केवल इसलिए था क्योंकि उसकी सच्ची आग बेहद शक्तिशाली थी। या जैसे ही तांग हुआन हिचकिचा रहा था, जियो बुदियन की स्पष्ट आवाज अचानक सुनाई दी। पलक झपकते ही तांग हुआन को लगा कि उसका कंधा डूब गया है। स्वाभाविक रूप से यह जियाओ बुदियन था जो उसके ऊपर कूद गया। तांग हुआन ने अवचेतन रूप से बगल की ओर देखा, तभी उसे एहसास हुआ कि वास्तव में जियो बुदियन के शरीर पर एक आग लाल पैकेज था, और ऐसा लग रहा था कि उसमें काफी चीजें थीं। दूसरी रैंक वाला ब्लू ड्रैगन। ऊंचे मंच पर छोटी लड़की ने पहली बार चिल्लाया जब उसने जियाओ बुदियन को देखा। हालांकि जब उसने उसके शरीर पर ज्वलंत लाल बंडल देखा, तो उसका छोटा सा चेहरा क्रोध से विकृत हो गया, और उसकी आंखों से आग निकल रही थी। वह दांत पीसते हुए चिल्लाई, बेशर्म चोर, जल्दी से मेरा खजाना नीचे रख दो। हाँ, जियाओ बुदियन ने अपना सिर झुकाया और मंच पर फ्लेमिंग फीनिक्स किंग को देखा, जबकि वह भ्रम में अपनी गहरी नीली आंखें झपका रहा था। मैं बहुत नाराज हूँ, तुम छोटे कमीने, मैं बहुत नाराज हूँ। छोटी लड़की ने अस्पष्ट रूप से चिल्लाते हुए अपने फड़फड़ाते पंखों की गति बढ़ा दी। गर्मी और भी अधिक भयंकर और भयावह हो गई। 10 मीटर के दायरे में हवा में चटचटाहट की आवाजें होने लगी, मानो वह जलने वाली हो। जियाओ बुदियन का शरीर कांप उठा, मानो वह अचानक बढ़ी हुई गर्मी से चौंक गया हो, लेकिन इसके बाद उसके सिर पर लगे सुनहरे सींग से एक चमकदार और चकाचौंध करने वाली सुनहरी रोशनी निकली। थोड़ी देर बाद तांग हुआन ने पाया कि उसके आसपास का क्षेत्र बहुत ठंडा हो गया था। उसे अब पवित्र ज्वाला से गर्मी को अवशोषित करने के लिए अपने कड़ाई का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। जियो बुदियन, बहुत बढ़िया। जहां भी सुनहरी रोशनी जाती, आग तुरंत बंद हो जाती। दूसरी ओर तांग हुआन के हाथ में लाल ज्वाला भाला युद्ध के मैदान में 1000 सैनिकों की ताकत के साथ बाहर निकला, और एक कान भेदने वाली सीटी शून्य को चीरती हुई निकली। एक नीला ड्रैगन जो पहले ही एक बार रूपांतरित हो चुका है। अंततः छोटी लड़की की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और उसका शरीर विस्फोटक ढंग से पीछे हट गया। अंततः वह गड्ढे के ऊपर से निकलकर गोलाकार मंच के किनारे पर पहुंच गई। जैसे ही वह वहां से चली गई, ज्वाला का विशाल गोला ज्वार की लहर की तरह तुरंत वापस गड्ढे में चला गया। एक क्षण में वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। हालांकि अर्धगोलाकार गड्ढे के तल में एक समुद्री कटोरे के आकार की एक चमकदार नीली गेंद धसी हुई थी। गेंद के अंदर गहरे लाल रंग की लपटों का एक समूह पागलों की तरह नाच रहा था, बाईं और दाईं ओर दौड़ रहा था, मानो नीली गेंद के बंधनों से मुक्त होने की कोशिश कर रहा हो। तांग हुआन की आंखें हल्की सी चमक उठी, और जैसे ही उसके दिल की गहराइयों से उत्साह की एक झलक उभरी, वह तुरंत ये आया और ये आया कहकर चिल्लाने लगा। तांग हुआन ने तुरंत एक अत्यंत भयानक आभा में उतार चढ़ाव महसूस किया। उसके सामने खड़ी छोटी लड़की ने पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन उसका शरीर तेजी से बदल रहा था। पलक झपकते ही 4 साल की लड़की एक खूबसूरत 15 या 16 साल की लड़की में बदल गई। हालांकि उसका परिवर्तन तुरंत नहीं रुका। उसका सुंदर चेहरा, जिसमें अभी भी बचपना झलकता था, अधिकाधिक आकर्षक और परिपक्व होता गया। उसके स्तन जो अभी अभी उजागर हुए थे, धीरे धीरे गोल और सीधे हो गए, और उसकी दोनों टांगें जो पहले सुंदर थीं, वे भी अधिक से अधिक पतली और सीधी हो गईं। पलक झपकते ही हरी लड़की पुनः परिपक्व महिला में बदल गई। ये फ्लेमिंग फीनिक्स किंग का असली स्वरूप था, जियो बुदियन। आकर्षण से भरपूर सुंदर शरीर ने न केवल तांग हुआन के दिल को उत्तेजित होने से रोका, बल्कि उसे सतर्क भी कर दिया। गड्ढे की गहराई की ओर इशारा करते हुए वह जोर से चिल्लाया और ऊपर उछल पड़ा, जबकि जियो बुदियन बिना किसी हिचकिचाहट के उसके कंधे से फिसल गया और गड्ढे की ओर भाग गया। ची! हवा में तांग हुआन के हाथ में भाला धनुष से निकले तीर की तरह निकल गया। वह बिजली की तरह तेज था, इंद्रधनुष की तरह प्रभावशाली ढंग से चमक रहा था। भाले के शरीर से प्रचंड गर्मी निकल रही थी, मानो हवा भी फट जाएगी। तभी फ्लेमिंग फीनिक्स राजा ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी काली पुतलियों के भीतर 2 टिमटिमाती लपटें प्रतीत हो रही थीं, और उसके सुंदर शरीर से एक अत्यंत भयावह आभा निकल रही थी जो हवा में तैर रही थी, जिसने तुरंत मंच को एक चौंकाने वाले दबाव से भर दिया। छोटी सी बात है, तुमने मुझे मजबूर कर दिया। चूंकि आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, तो चलो मौत तक लड़ते हैं। फ्लेमिंग फीनिक्स किंग ने अपनी भौहें उठाईं, उसकी आंखें ठंडी और उसका आकर्षक चेहरा राख जैसा था। वह जोर से चिल्लाई। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करती, उसका दाहिना हाथ पहले ही आगे बढ़ चुका था, और उसका सुंदर सफेद जेड हाथ बिजली की तरह बाहर निकला। एक पतली उंगली वास्तव में जलते हुए भाले के सिरे पर प्रहार कर रही थी। बम! अगले ही पल, जैसे कि क्रिम्सन फ्लेम स्पीयर को भारी झटका लगा हो, तांग हुआन ने भाले के शरीर से एक असाधारण मजबूत बल कांपना महसूस किया। न केवल उसकी हथेली में ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसमें सुइयां चुभ रही हों, बल्कि वह अत्यंत दर्दनाक और सुन्न भी थी, और अवशिष्ट ऊर्जा ने उसके शरीर के अंदर तक आक्रमण कर दिया था। जियो बुदियन, जाओ! तांग हुआन ने अपने दांतों को जोर से पीसते हुए शक्ति के हमले के खिलाफ प्रतिरोध करने के लिए वास्तविक क्यूई का उपयोग करने की कोशिश की। उसने अपने दोनों हाथों से भाले की डंडी को मजबूती से पकड़ लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हट गया।
इस फ्लेमिंग फीनिक्स किंग के शरीर में परिवर्तन होने के बाद उसे डर था कि उसके पास पहले से ही स्टेज 6 मार्शल मास्टर और यहां तक कि स्टेज 7 मार्शल मास्टर दोनों की ताकत थी। यद्यपि यह अभी भी उसकी चरम स्थिति से बहुत दूर था, फिर भी यह ऐसी चीज नहीं थी जिसका वर्तमान तांग हुआन मुकाबला कर सके। या लगभग उसी समय तांग हुआन की आवाज गूंजी। छोटा लड़का गेंद को अपने हाथों में लेकर गड्ढे से बाहर कूद गया। जिस क्षण तांग हुआन मंच से कूदा, वह पहले ही गोल मंच से कूद चुका था और तांग हुआन के कंधे पर आ गिरा था। कसकर पकड़े, तांग हुआन गुर्राया और बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर की ओर भागा। खतरे के उस क्षण में तांग हुआन ने पहले ही अपनी गति का पूरा उपयोग कर लिया था। एक भयंकर जानवर की तरह जो अपने पिंजरे से भाग रहा हो, वह बिजली की चमक की तरह आगे की ओर दौड़ा। हालांकि वह तुरंत निकलना चाहता था, तांग हुआन ने सीधी रेखा में भागने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वह महल के स्तंभ के साथ साथ चलता रहा और समय समय पर बाईं और दाईं ओर मुड़ता रहा। तुम दोनों कमीने, गुस्से से भरी उसकी चीख ऐसी लग रही थी मानो उसके कान के पर्दों को चीर देगी। अतुलनीय रूप से तेज हवा लहरों की तरह घूम रही थी और सीटी बजा रही थी, और समय समय पर उसके पीछे से तेज धमाके सुनाई दे रहे थे। ये फ्लेमिंग फीनिक्स किंग के पंखों के स्तंभों से टकराने की आवाज थी। तांग हुआन को महसूस हुआ कि वे एक दूसरे से अधिकतम 2 से 3 मीटर की दूरी पर थे। कई बार ऐसा हुआ कि तांग हुआन को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसके पंख लगभग उसकी पीठ पर उतरने वाले थे। तांग हुआन अपना सिर नीचे झुकाकर भागा, उसके पास अपना सिर घुमाकर देखने का समय नहीं था। इस समय यदि वह थोड़ा सा भी धीमा होता तो संभवतः उसे फ्लेमिंग फीनिक्स किंग द्वारा जमीन पर गिरा दिया जाता। उस समय न केवल वह अपनी चीजें नहीं रख सकेगा, बल्कि उसे अपना जीवन भी छोड़ना पड़ेगा। कुछ ही देर बाद तांग हुआन मेहराबदार दरवाजे पर पहुंचा। महल की तीसरी परत के अंतिम स्तंभ से लेकर मेहराब तक की दूरी लगभग 20 मीटर थी और इस 20 मीटर के भीतर कोई बाधा नहीं थी। यह बेहद खतरनाक था। चलो पूरी ताकत से चलें। तांग हुआन अपने दिल में भयंकर चीख उठा और खंभे के चारों ओर घूमने के बाद वह बिना किसी हिचकिचाहट के तोप के गोले की तरह बाहर निकल गया। उसी समय तांग हुआन के हाथों में मौजूद लाल ज्वाला भाला भी उसकी भावना के आधार पर उसके पीछे घुस गया। भाले की नोक हवा में चीरती हुई एक कानभेदी ध्वनि उत्पन्न कर रही थी, मरना। तुरंत ही ऐसा लगा जैसे भाले की नोक पर किसी रेलगाड़ी ने बहुत तेज गति से प्रहार किया हो। पहले से भी अधिक प्रचंड शक्ति वाली एक शक्ति गर्जी और एक क्षण में वह भाले के शरीर को पार कर तांग हुआन की बाह में प्रवेश कर गई और तेजी से फैल गई। तांग हुआन कराहने से खुद को नहीं रोक सका क्योंकि उसे उसके भाले के साथ बाहर फेंक दिया गया था। इस बार तांग हुआन पहले से ही तैयार था। यद्यपि वह मध्य हवा में था, लेकिन डेंटियन के भीतर नौ यांग दिव्य भट्टी और आध्यात्मिक चक्र दोनों पहले से ही तीव्र गति से परिभ्रमण कर रहे थे, और स्वर्ग और पृथ्वी की क्यूई युक्ति भी चरम सीमा तक सक्रिय थी, जिससे आने वाली ऊर्जा को कड़ाई में निर्देशित करने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। फिर भी तांग हुआन की पहले से ही अस्थिर महत्वपूर्ण ऊर्जा और रक्त एक बार फिर हिंसक रूप से बढ़ गया। धप, अगले ही पल तांग हुआन मेहराबदार दरवाजे के सामने जमीन पर भारी रूप से गिर पड़ा। जियो बुदियन ने तांग हुआन की पीठ पर रखे लकड़ी के बक्से पर कदम रखा। जियो बुदियन ने एक पंजे से नीली गेंद को पकड़ लिया और दूसरे पंजे से तांग हुआन का कॉलम मजबूती से पकड़ लिया। कम से कम वह इस हिंसक प्रभाव से जमीन पर तो नहीं गिरा। तांग हुआन के पास अपनी चोटों की जांच करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। उसका बायां हाथ मेहराब के किनारे किनारे तेजी से आगे बढ़ता हुआ महल की दूसरी परत के सबसे निकट स्थित स्तंभ की ओर बढ़ गया। वह तो ऐसे भी नहीं मरेगा। मेहराबदार दरवाजे के सामने तैरता हुआ ज्वालामुखी फीनिक्स राजा अप्रतिम आश्चर्य की अभिव्यक्ति प्रकट कर रहा था। उसने सोचा था कि उस प्रहार के बाद भले ही यह छोटा सा स्टेज 4 मार्शल मास्टर मर न जाए, फिर भी वह जमीन पर पड़ा रहेगा और हिलने डुलने में असमर्थ होगा। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि मुंह में खून थूकने के बाद भी वह इतनी तेजी से भाग जाएगा। इस व्यक्ति के मांस शरीर की सहनशक्ति वास्तव में इतनी मजबूत थी। एक क्षण के आश्चर्य के बाद फ्लेमिंग फीनिक्स किंग और भी क्रोधित हो गया। अपने पंख फड़फड़ाते हुए वह मेहराबदार दरवाजे के पास से तेजी से गुजरा और उनके पीछे भागा। बम। जैसे ही तांग हुआन पहले खंभे से गुजरा, उसने एक बार फिर तेज सीटी की आवाज सुनी। इसके तुरंत बाद एक तीव्र टक्कर की आवाज उसके कानों में गूंजी और उसी समय पीछे से तेज हवा का झोंका आया। इससे न केवल उसके कपड़े फड़फड़ाने लगे, बल्कि उसके कदम भी अस्थिर हो गए। इससे तांग हुआन को अपने दिल में यह समझ में आ गया कि उसकी चोटें हल्की नहीं थीं। हालांकि उन्होंने देर करने की हिम्मत नहीं की। वास्तविक क्यूई को सक्रिय करते समय उसने अपने आंतरिक अंगों पर लगी चोटों को सहन किया और स्तंभ के चारों ओर दौड़ना जारी रखा। अनजाने में ही महल के दूसरे और पहले चरण के बीच का मेहराब पहले से ही नजर आ रहा था। उन्होंने अभी अभी एक बार इस तकनीक का प्रयोग किया था, इसलिए यह स्पष्ट था कि अब वे इसका प्रयोग नहीं कर सकते थे। तांग हुआन का दिमाग तेजी से चलने लगा। उसने एक बार फिर पहले की तरह अपने भाले को पीछे की ओर घुमाया, फ्लेमिंग फीनिक्स किंग की ओर झपट्टा मारा, लेकिन उसका दाहिना पैर उसके पीछे के खंभे पर जोर से लगा। उसका शरीर उछलकर जमीन के करीब आ गया और तेजी से आगे की ओर फिसल गया, और आगे की ओर झपट्टा मार रहा लंबा भाला अचानक डूब गया। भाले की नोक जमीन की ओर इशारा करते हुए एक डिंग ध्वनि कर रही थी। सरसराहट, सरसराहट।
भाले के जमीन पर लगने की शक्ति से तांग हुआन की फिसलने की गति बहुत बढ़ गई और एक पल में वह पहले से ही मेहराब को पार कर गया और महल के पहले स्थान में प्रवेश कर गया। उसके पीछे फ्लेमिंग फीनिक्स किंग के पंख हवा में फड़फड़ा रहे थे, जिससे कानफोड़ू सीटी जैसी आवाज निकल रही थी। धत तेरी की। जब वह महल के प्रथम स्तर पर पहुंचा तो उसने तांग हुआन का पीछा करना बंद कर दिया, जो पागलों की तरह खंभे के चारों ओर दौड़ रहा था। इसके बजाय उसने सीधे अपने विशाल अग्नि में पंख फड़फड़ाए और हॉल के प्रवेश द्वार की ओर उड़ गया। उसकी उड़ान का रास्ता एक सीधी रेखा की तरह था, जो तांग हुआन के पास से होते हुए बाईं और दाईं ओर मुड़ रहा था, जो खंभे पर झुका हुआ था। ये तो बुरा हुआ। ये देखकर तांग हुआन के चेहरे का भाव बदल गया। ये ज्वलंत फीनिक्स राजा बहुत चालाक था और सीधे दरवाजे को अवरुद्ध करने के लिए सामने चला गया। यदि वह सचमुच दरवाजा बंद कर दे तो वह घड़े में बंद कछुए की तरह हो जाएगा। तांग हुआन को फ्लेमिंग फीनिक्स किंग के साथ दौड़ने की इतनी भी परवाह नहीं थी। थोड़ी देर बाद तांग हुआन को यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि उसके और फ्लेमिंग फीनिक्स किंग के बीच की दूरी थोड़ी कम हो गई थी। पहले तो तांग हुआन ने सोचा कि वह कल्पना कर रहा है, लेकिन उसने जल्दी ही पुष्टि कर ली कि यह सच था। दोनों के बीच की दूरी सचमुच कम हो रही थी। तांग हुआन का दिमाग तेजी से चलने लगा और थोड़ी देर बाद उसे स्पष्ट रूप से अंदाजा हो गया कि क्या हो रहा है। जब फ्लेमिंग फीनिक्स किंग ने असामान्य रूप से कम समय में एक छोटी लड़की से एक परिपक्व महिला में तब्दील होकर एक अत्यंत अत्याचारी ताकत का प्रदर्शन किया, तो तांग हुआन को संदेह होने लगा कि क्या उसका पिछला निर्णय गलत था। हालांकि इस समय उसे एहसास हुआ कि उसका निर्णय गलत नहीं था। पहले इस फ्लेमिंग फीनिक्स किंग के पास वास्तव में कुछ संदेह थे और वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, लेकिन लगातार घटनाओं के बाद वह कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो गया। यहाँ तक कि खरगोश भी काट लेंगे यदि उन्हें एक कोने में धकेल दिया जाए। तो फ्लेमिंग फीनिक्स किंग की तो बात ही छोड़िए, जो 8 महान दानव राजाओं में से एक था। हालांकि यदि वह अब बलपूर्वक कार्रवाई करेगी तो निश्चित रूप से इसके बहुत बड़े परिणाम होंगे। अभी उसकी गति कम हो गई थी, शायद ये सिर्फ एक पूर्वाभास था। संभवतः वह जितने अधिक समय तक यहाँ रहेगी, परिणाम उतने ही अधिक गंभीर होंगे। इस निष्कर्ष के आधार पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ्लेमिंग फीनिक्स किंग ने दरवाजा सील कर दिया था। यदि वह उसके साथ गायब होता रहा तो शायद वह बिना लड़े ही जीत सकेगा। हालांकि यह विचार उसके दिमाग में केवल तभी आया जब तांग हुआन ने इसे अस्वीकार कर दिया। भले ही फ्लेमिंग फीनिक्स किंग उन दुष्परिणामों को प्रकट कर दे जो अधिक से अधिक गंभीर होते जा रहे थे, यह ऐसा कुछ नहीं था जिसका वर्तमान तांग हुआन विरोध कर सके। इसके अलावा कोई नहीं जानता था कि वह कितनी देर तक टिक पाएगी। अपनी वर्तमान ताकत के साथ जब तक तांग हुआन थोड़ी सी भी लापरवाह रही, वह निश्चित रूप से मर जाएगी। इस स्थान को छोड़ना अधिक सुरक्षित था। तांग हुआन का शरीर बिजली की तरह हिला और जैसे ही वह हॉल का दरवाजा बंद करने वाला था, उसने फ्लेमिंग फीनिक्स किंग को पूरी तरह से पकड़ लिया, जो कुछ मीटर की दूरी पर था। छोटी सी बात है, तुम तो निश्चित ही मर चुकी हो। तांग हुआन की ओर एक तरफ से देखते हुए फ्लेमिंग फीनिक्स किंग ने अपने दांतों को भींचा और गुर्राया, और ये छोटा सा कमीना जो कुछ भी तुम ले रहे हो उसे मेरे लिए थूक दो। इस स्थान तक पीछा करने के बाद भी वह अभी भी तांग हुआन और उसके आध्यात्मिक जानवर को नहीं मार पाई थी। यदि आप चाहते हैं कि हम इसे उगल दें तो यह आपकी क्षमता पर निर्भर करेगा। तांग हुआन हंसा, भाले को देखो। इस समय तांग हुआन का मन बेहद शांत था और वह आखिरी खंभे से बाहर निकल आया। उसके हाथ में क्रिम्सन फ्लेम स्पीयर एक बार फिर फ्लेमिंग फीनिक्स किंग की ओर चला। पिछला अध्याय अगला अध्याय। बूम! भाले से एक जोरदार आवाज गूंजी। एक क्षण के लिए भाले के आसपास का वातावरण न केवल झुलसाने वाला गर्म हो गया, बल्कि हिंसक और चौंकाने वाली हत्या की मंशा से भी भर गया। आसपास की कुछ मीटर की जगह लोहे के घोड़ों और हत्या के इरादे से भरी एक युद्धभूमि बन गई थी। ये ज्वलंत इंद्रधनुष भाला कला का दूसरा रूप था, बीकन धुआं। उस क्षण फ्लेमिंग फीनिक्स किंग ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर अग्नि लाल लंबे भाले द्वारा मजबूती से जकड़ा जा रहा है और उसका मन थोड़ा कांप रहा था। तांग हुआन ने जो भाला बल प्रदर्शित किया था, साथ ही उससे जो भाला अभिप्राय प्रकट हुआ था, उसने उसे अत्यंत खतरनाक अनुभव कराया। यदि ऐसा तब होता जब वह अपनी शक्ति के चरम पर होती, तो यह भाला प्रहार आसानी से टूट जाता और यहाँ तक कि उसके प्रतिद्वंद्वी की मौत भी हो सकती थी। लेकिन अब यह असंभव था। मानो उसे कुछ विशेष परिस्थितियों में छोड़ा गया हो। फ्लेमिंग फीनिक्स किंग ने अपने पंख फड़फड़ाए, उसका पूरा शरीर हवा में लहरा रहा था। तांग हुआन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। तुरंत अपनी सबसे तेज गति से फ्लेमिंग फीनिक्स किंग के पीछे भागते हुए अपना भाला उठाया। वह हॉल के दरवाजे से गुजरा और बाहर रक्त लाल गुफा में घुस गया। भयावह शक्ति और भयानक भाले की मंशा वाली बीकन स्मोक शैली तुरंत पतली हवा में गायब हो गई। मुझे धोखा दिया गया है, ये देखकर फ्लेमिंग फीनिक्स किंग दंग रह गया और तुरंत ऐसा लगा जैसे वह किसी सपने से जाग गया हो। एकमात्र चरण 4 मार्शल मास्टर इस तरह के चौंकाने वाले भाला इरादे को कैसे सक्रिय कर सकता है? वह शॉट महज एक नाटक था। यदि वह अभी डरा हुआ न होता तो वह तुरंत अपने पंखों से एक जोरदार तमाचा मारकर हमले को विफल कर देता और उसे उड़ा देता। धूर्त, बेशर्म, घृणित,
लेकिन अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। लगातार 2 बार धोखा खाने के बाद फ्लेमिंग फीनिक्स किंग इतना क्रोधित हुआ कि उसे खून की उल्टी आने लगी और उसने उसे डांटा और हॉल से बाहर निकाल दिया। एक बार गुफा में प्रवेश करने के बाद फ्लेमिंग फीनिक्स किंग के पास अपने पंखों को वापस खींचने और जमीन पर तैरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके बाद वह अपने सुंदर श्वेत और कोमल पैरों से आगे बढ़ा और नंगे पांव ही दौड़ने लगा। वह करीब था, वह करीब था। गुफा के अंदर तांग हुआन ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और दौड़ना जारी रखा। हालांकि वह मुश्किल से बच पाया था, लेकिन भाले के प्रहार के बाद तांग हुआन के आंतरिक अंगों की चोटें काफी हद तक बढ़ गई थीं। उसकी छाती के अंदर उसकी जीवन ऊर्जा और रक्त हिंसक रूप से उछल रहे थे और वह कुछ समय तक इसे रोक पाने में असमर्थ हो गया था, लेकिन अंत में वह बड़ी दृढ़ता के साथ इसे सहन करने में सक्षम रहा। उसके पीछे से फ्लेमिंग फीनिक्स किंग के कदमों और डांट की नाजुक आवाज लगातार आ रही थी, लेकिन यह धीरे धीरे कमजोर हो गई। तांग हुआन ने मन ही मन राहत की सांस ली। फ्लेमिंग फीनिक्स किंग की गति केवल हवा में ही प्रदर्शित की जा सकती थी। हालांकि गुफा चौड़ी थी, फिर भी फ्लेमिंग फीनिक्स किंग के पंख फैलने में सक्षम नहीं थे। इस तरह वह केवल अपने पैरों पर ही भरोसा कर सकती थी, जो स्पष्ट रूप से उसकी मजबूत ताकत नहीं थी। बेशक अगर वह घायल नहीं होती, भले ही वह अपने पंखों का उपयोग न करती, तांग हुआन बच नहीं पाती। लेकिन फिर भी तांग हुआन ने गति धीमी करने की हिम्मत नहीं की और दर्द को सहन करते हुए आगे बढ़ता रहा। जब तांग हुआन गुफा के अंत तक पहुंचा तो पीछे से आती आवाज लगभग अप्राप्य थी। उसने गुफा के सामने वाले चौड़े पत्थर के स्लैब को हटा दिया और गुफा से बाहर चला गया। हॉन्ग जिंग, युआन जियांग और वू हुई की लाशें अभी भी गुफा के बाहर बिना किसी हलचल के चुपचाप पड़ी थीं। तांग हुआन तुरंत बाहर की ओर भागा, लेकिन सिर्फ 2 कदम चलने के बाद उसने अचानक अपनी दिशा बदल ली और सीधे गुफा की गहराई में भाग गया। कुछ 100 मीटर तक घूमने के बाद वे पत्थर की गुफा के अंत में पहुंच गए। तांग हुआन जमीन पर बैठ गया और फिर जल्दी से अपनी पीठ पर रखे पैकेट को खोल दिया। उन्होंने जियो बुदियन के शरीर पर लगे अग्नि लाल थैले और निर्वाण पवित्र अग्नि युक्त नीली गेंद को आत्मा उत्तम वृक्ष द्वारा निर्मित लकड़ी के संदूक में रख दिया। ढक्कन बंद करते हुए तांग हुआन ने बहुत तेजी से कुछ गहरी सांसें लीं, फिर उसने हिलना बंद कर दिया और अपनी सांस रोकने पर ध्यान केंद्रित किया। जियो बुदियन ने भी तांग हुआन की हरकतों की नकल की, अपनी सांस रोककर चुपचाप जमीन पर बैठा रहा, लेकिन उसकी बड़ी आंखें लगातार घूम रही थीं। कुछ देर बाद बाहर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। 2-3 सांसों के बाद आवाज फिर गायब हो गई। काफी देर के बाद तांग हुआन ने अंततः एक आह भरी, लेकिन उसके बाद उसने 2 बार और खून थूका। उसका चेहरा पूरी तरह से रिक्तहीन था। ये देखकर वह छोटा सा बच्चा अपनी आवाज दबाते हुए चिल्लाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चिंता और व्याकुलता से भर गईं। ये देखकर तांग हुआन हंसा और अपना सिर पोंछा। अधिकाधिक मार्शल योद्धा एकत्रित हुए। फीनिक्स स्पिरिट वैली के बाहर लोगों का समुद्र था और कुछ 100 किलोमीटर के भीतर हर जगह मार्शल योद्धाओं की आकृतियां देखी जा सकती थीं। उनमें से फैंगमिन घाटी के पास खूनी ज्वाला पर्वत सबसे जीवंत था। खबर थी कि दानव वंश के 8 महान दानव राजाओं में से एक फ्लेमिंग फीनिक्स किंग खूनी ज्वाला पर्वत पर प्रकट हुआ था। इसके अलावा वह बुरी तरह घायल लग रहा था और अंततः खूनी ज्वाला पर्वत की चोटी से गायब हो गया था। उनके शब्द इतने प्रभावशाली थे कि वहां उपस्थित सभी योद्धाओं को बिना किसी संदेह के उन पर विश्वास हो गया। आखिरकार फैंगमिंग माउंटेन में एक अफवाह थी कि फ्लेमिंग फीनिक्स किंग को 2 लोगों के मैदान में गंभीर चोटें लगी थीं और वह गुप्त रूप से इस स्थान पर स्वास्थ्य लाभ के लिए लौट आया था। बात बस इतनी सी थी कि उसे पहले किसी ने नहीं देखा था। 8 महान दानव राजाओं में से एक के रूप में फ्लेमिंग फीनिक्स किंग के पास कोई महान खजाना कैसे नहीं हो सकता था? इससे पहले उन्हें उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया था, इसलिए वे केवल उसे पुकार सकते थे। हालांकि अब जब उसके निशान दिखाई देने लगे थे तो कई मार्शल योद्धा तुरंत बेचैन हो गए। वे शीघ्रता से रक्त ज्वाला पर्वत की चोटी पर एकत्र हुए और फिर चोटी की ओर बढ़े। उनमें से अधिकांश अत्याचारी ताकत वाले स्टेज 6 मार्शल मास्टर थे और उन्हें कभी कभी कुछ अधिक शक्तिशाली मार्शल योद्धाओं की छायाएं भी मिल जाती थीं। तुलनात्मक रूप से कहें तो पहाड़ की तलहटी के पास का क्षेत्र काफी निर्जन हो गया था। अजीब चट्टानों के बीच एक गुफा की गहराई में तांग हुआन, जो लंबे समय से क्रॉस लेग्ड बैठा था, ने आखिरकार गंदी हवा छोड़ी। लगभग 1 दिन के समय के उपयोग के बाद फिनिक्स नेस्ट में घायल हुए उसके आंतरिक अंग अंततः ठीक हो गए। बेशक यह इसलिए भी था क्योंकि उसने जियाओ बुदियन के गोल्डन हॉर्न से तरल पदार्थ का सेवन किया था। अन्यथा वह 1 महीने बाद भी ठीक नहीं हो पाएगा। जियो बुदियन, धन्यवाद। उसके सिर पर लगा सुनहरा सींग एक बार फिर से मंद पड़ गया। यद्यपि वह पिछली बार की तरह इतना गंभीर नहीं था, बल्कि लगभग बेहोश हो गया था, फिर भी उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी और उसकी बड़ी बड़ी आंखों की चमक फीकी पड़ गई थी। प्यार 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 प्यार। लो, इसे खाओ। तांग हुआन ने लकड़ी का संदूक खोला और उसमें से एक छोटा लकड़ी का बक्सा निकाला। जियो बुदियन द्वारा गोल्डन हॉर्न लिक्विड जारी करने के बाद तांग हुआन उसे फिनिक्स स्टोन देना चाहता था, लेकिन अंत में उसने बलपूर्वक उस आवेग को सहन किया।
उस समय फ्लेमिंग फीनिक्स किंग शायद बाहर ही घूम रहा होगा और वे बहुत दूर थे। स्पिरिट सेवरिंग ट्री, लकड़ी की पेटी के अलावा फीनिक्स स्टोन के अस्तित्व का पता लगाना संभव नहीं था, लेकिन अगर इसे सीधे बाहर निकाल लिया जाता तो ये कहना मुश्किल होता। एक बार वह यहाँ आ गई तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। हाँ, ये देखकर जियोबुदियन की आत्मा उत्साहित हो गई, उसकी छोटी जीभ मुड़ी और फीनिक्स स्टोन उसके मुंह में प्रवेश कर गया। दरार दरार दरार। शियाओबुदियन ने तुरंत उसका अनुसरण किया और जैसे कि उसने अमृत पी लिया हो, वह अत्यंत सहज हो गया। उसकी दो बड़ी आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं और उसके चेहरे पर आनंद का भाव प्रकट हुआ। जियाओबुदियन ने फीनिक्स स्टोन को कई मिनट तक चबाया, अंततः उसने उसे पूरा खा लिया। यहाँ तक कि उसने सभी टूटे हुए अवशेषों को भी निगल लिया, एक भी कतरा बर्बाद नहीं किया। इस समय उसके सिर के ऊपर स्थित स्वर्ण सींग ने भी एक चमकदार रोशनी छोड़ी। कुछ क्षण बाद प्रकाश गायब हो गया और गोल्डन हॉर्न वास्तव में अपनी मूल स्थिति में आ गया। जियाओबुदियन ने अपने होंठ चाटे, ऐसा लग रहा था जैसे वह जारी रखना चाहता था। फीनिक्स स्टोन सचमुच रहस्यमय है, ये तो केवल एक मामला है और यह पहले ही पूरी तरह से ठीक हो चुका है। तांग हुआन की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। थोड़ी देर बाद तांग हुआन ने लकड़ी के बक्से के अंदर लाल पैकेट की एक झलक देखी और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। जियोबुदियन, अंदर किस तरह के खजाने हैं जिसने फ्लेमिंग फीनिक्स किंग को इतना चिंतित कर दिया? या जियाओबुदियन तुरंत उत्साह में चिल्लाया। अपने पैरों को पटकते हुए वह लकड़ी के बक्से में कूद गया। पैकेट खोलते समय उसके दो छोटे पंजे अनाड़ी ढंग से हिल रहे थे। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक चमकदार लाल रोशनी तुरंत बाहर की ओर फूट पड़ी। हिस। अगले ही पल तांग हुआन ने अनजाने में ठंडी हवा की सांस अंदर खींच ली। पैकेज के भीतर सभी चीजें वास्तव में फीनिक्स पंख और फीनिक्स पत्थर थीं। ये दोनों वस्तुएं गर्म और संकोची थीं, लेकिन इनसे निकलने वाली चमकदार लाल रोशनी ने सभी को चकाचौंध कर दिया। 32 फीनिक्स पत्थर, 13 फीनिक्स पंख। तस्क, ये संभवतः फ्लेमिंग फीनिक्स किंग की सारी बचत है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह हमारे खिलाफ पूरी ताकत से उतरना चाहती है। कोट। थोड़ी देर बाद ही तांग हुआन को होश आया। उन्होंने चेहरे पर उत्साह भरे भाव के साथ फीनिक्स स्टोन और फीनिक्स फेदर की संख्या गिनी। फीनिक्स स्टोन और फीनिक्स पंख जैसे खजाने अत्यंत दुर्लभ थे। स्टार ओशन कॉमर्स जैसी शक्ति इन दो खजानों के साथ भी संख्या में हथेली से अधिक नहीं होगी। स्टार ओशन कॉमर्स के लिए भी यही स्थिति थी। अन्य बलों की तो बात ही छोड़िए, यदि ग्लोरी कॉन्टिनेंट की सभी सेनाएं अपने सभी फीनिक्स स्टोन्स और फीनिक्स फेदर्स को एक साथ इकट्ठा कर लें तो भी उनके लिए 20 या 30 का होना अच्छा माना जाएगा। लेकिन फ्लेमिंग फीनिक्स किंग के पैकेज में 32 फीनिक्स स्टोन्स थे और यहाँ तक कि 13 फीनिक्स पंख भी थे। अद्भुत फीनिक्स राजा के रूप में वहाँ 32 फीनिक्स पत्थर थे और यहाँ तक कि 13 फीनिक्स पंख भी थे। ये सभी वस्तुएं अमूल्य खजाने थीं और इन्हें बाजार में बेचा नहीं जा सकता था। यदि वे कभी कभार नीलामी में दिखाई भी देते थे तो उनमें से अधिकांश केवल वस्तुओं के बदले में वस्तु विनिमय के रूप में होते थे। ये फ्लेमिंग फीनिक्स किंग वास्तव में एक धनी महिला थी। हालांकि एक बार जब उसने फ्लेमिंग फीनिक्स किंग की उत्पत्ति के बारे में सोचा तो तांग हुआन को इस मामले में आसानी होगी। हालांकि अगर यह खबर फैल गई तो ये निश्चित रूप से पूरे ग्लोरी महाद्वीप और मूल महाद्वीप को हिला देगा। तांग हुआन तुरंत ही सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य बन गया। जियाओबुदियन ने संतुष्टि से अपनी आंखें सिकोड़ लीं, अपना छोटा सा सिर उठाया और अपने छोटे पंख फड़फड़ाए। ऐसा लग रहा था जैसे वह प्रशंसा की प्रतीक्षा कर रहा था। बहुत अच्छा। तांग हुआन ने हंसते हुए शियाओबुदियन के कानों को चुटकी से दबाया। उसकी उत्तेजित भावनाएं पहले से ही शांत होने लगी थीं। ये कुछ ऐसा है जो कोई नहीं बता सकता है, वरना एक बार ये खबर लीक हो गई तो मुसीबत हो जाएगी। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, तांग हुआन की आवाज अचानक बंद हो गई और फिर उसने जल्दी से फीनिक्स स्टोन और फीनिक्स पंख को खींच लिया। पैकेज के निचले भाग में एक चर्मपत्र जैसी वस्तु थी। इसका आकार ताड़ के पत्ते के पंखे के समान था तथा इसका रंग गहरा पीला था। खुरदरी सतह पर कई काली रेखाएं खींची गई थीं। ये ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी द्वीप का नक्शा हो। क्या यह मूल महाद्वीप के दक्षिण में होना चाहिए? तांग हुआन ने मन ही मन कहा। नक्शे की अनुमानित दिशा निर्धारित करना कठिन नहीं था, लेकिन यह नक्शा किस द्वीप की ओर इशारा कर रहा था या द्वीप पर क्या था, ये वह फिलहाल निर्धारित करने में असमर्थ था। आखिरकार मूल महाद्वीप के दक्षिण में बहुत सारे द्वीप थे और यह दुनिया उसके पिछले जीवन की तरह नहीं थी, जहां कोई विभिन्न प्रकार के परिदृश्यों को सटीक रूप से माप सकता था। यह नक्शा ऐसी चीज नहीं थी जिसे कम समय में समझा जा सके। भविष्य में धीरे धीरे इसे समझने में बहुत देर नहीं होगी। लेकिन जब तांग हुआन बैग को फिर से बांधने वाला था तो वह अचानक आश्चर्य से चौंक गया और जल्दी से अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली से नक्शे को छू लिया। अगले ही पल तांग हुआन ने नक्शा खोला और पुराने पन्नों का एक ढेर अचानक तांग हुआन की आंखों के सामने आ गया। यह क्या है? तांग हुआन को कुछ संदेह हुआ। उसने कागज उठाया और उसे देखा। उसके बाद उसकी आंखें थोड़ी सी खुली और उसकी पुतलियों से प्रकाश की दो स्पष्ट किरणें चमक उठीं।
इस पृष्ठ पर वास्तव में 2 साधना तकनीक युद्ध कौशल थे। 3 स्टेक्स ऑफ द फीनिक्स डांस, 8 फीनिक्स फ्लैश का पहला स्तर, दूसरी या तीसरी परत भी नहीं। फेन कांग स्लैश वेव स्लैश तकनीक के साथ चाल, पहला आंदोलन, दूसरा रुख, तीसरा रुख, चौथे फॉर्म के बाद कोई नहीं। तांग हुआन ने जल्दी से इसे पलटा और तुरंत ही वह असमंजस में पड़ गया कि हंसे या रोए। दोनों प्रकार के कौशल अधूरे थे, एक भी पूर्ण नहीं था। हालांकि भले ही ये केवल एक अधूरा मैनुअल था, फिर भी ये अत्यंत रहस्यमय लग रहा था। मार्शल प्रतियोगिता में अभी कुछ दिन बाकी थे, इसलिए वह इसे समझने के लिए इस अवसर का लाभ उठा सकता था। जहां तक निर्वाण पवित्र अग्नि का प्रश्न है, तो वह मार्शल प्रतियोगिता में प्रवेश करने के बाद ही इसे प्रज्वलित करने का प्रयास कर सकता था। पिछला अध्याय, विषय सूची। जिन मित्रों को ये पुस्तक पसंद है, कृपया पुस्तक मंडली में अधिक बोलें। इन 2 दिनों में मैंने बहुत अधिक संदेश छोड़े हैं, इसलिए मैं उन सभी पर क्लिक नहीं कर सकता। जवाब दो, कृपया मुझे माफ कर दो। शिखर जितना ऊंचा होता गया, वह उतना ही गर्म होता गया। ऐसा कहा जाता है कि हथियार शोधन ग्रैंडमास्टर, जो स्टेज 9 मार्शल सेंट का एक हिस्सा था, शायद खूनी ज्वाला पर्वत के शिखर तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो सकता था। कई मार्शल योद्धाओं ने कुछ दिनों तक ब्लड ब्लेज माउंटेन और उसके आसपास के क्षेत्रों की खोज की थी, लेकिन सब व्यर्थ गया। कई लोगों को संदेह था कि घायल फ्लेमिंग फीनिक्स किंग संभवतः ऐसी ऊंचाई पर छिपा हुआ था जहां तक पहुंचना उनके लिए कठिन था। हर कोई केवल खुशी से देख सकता था और आहें भर सकता था, धीरे धीरे हार मानने का निर्णय ले रहा था। खूनी ज्वाला पर्वत पर घूमने वाले व्यक्तियों की संख्या कम होती जा रही थी, लेकिन फीनिक्स स्पिरिट वैली के बाहर अधिकाधिक संख्या में मार्शल योद्धा एकत्रित हो रहे थे। कारण बहुत सरल था, फीनिक्स स्पिरिट मार्शल मीटिंग शुरू होने वाली थी। सुबह सुबह फीनिक्स स्पिरिट वैली के बाहर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था और शोर इतना तेज था कि धरती हिल गई। अरे, इतने दिनों के बाद आखिरकार यह शुरू हो गया। जब मैंने सुना कि स्टार ओशन कॉमर्स को फीनिक्स फ्लेम एसेंस मिल गया है, तो मैं भी इसे गुप्त रखने और इस पर एकाधिकार करने के लिए तैयार था। लेकिन किसी तरह प्रतिद्वंद्वी को पता चल गया। इस प्रकार प्रतिद्वंद्वी को अपने साथ चाल चलने से रोकने के लिए उन्होंने स्वयं ही ये खबर जारी कर दी थी। ये सौभाग्य की बात है कि स्टार ओशन कॉमर्स ने ऐसा किया, अन्यथा कौन जानता है कि फीनिक्स स्पिरिट वैली के बाहर कितने मार्शल योद्धा फीनिक्स फ्लेम एसेंस के लिए लड़ते हुए अपनी जान गंवा देते। कोट, तुम्हें इतनी अच्छी तरह कैसे पता? क्योंकि मेरा भाई स्टार ओशन कॉमर्स में काम करता है। उसने व्यक्तिगत रूप से स्टार ओशन कॉमर्स के मैनेजर डूशी से यह बात सुनी। इस बार प्रतियोगिता में संभवतः हजारों स्टेज 5 मार्शल मास्टर भाग ले रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि कौन शीर्ष 3 में प्रवेश करने और फीनिक्स फ्लेम एसेंस प्राप्त करने में सक्षम होगा। इन 5वें चरण के मार्शल मास्टरों में बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, अंत तक टिके रहना बहुत कठिन है। तांग लांग, लू वेई रुई, गाओ लिंग, गोंग जुई का प्यार, मोशांग, गु यंग, मेंग जी हुआन, होंग ताओ, वे सभी यहाँ हैं, और ये सभी लोग 5वें चरण के शिखर पर युवा विशेषज्ञ हैं। और यह बात हर कोई जानता है। बुरा नहीं है, इस बार प्रतियोगिता में बहुत सारे युवा विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं, और साथ ही इस बार की प्रतियोगिता उम्र तक सीमित न होकर साधना तक सीमित है। कुछ दिन पहले मैंने देखा कि बड़ी संख्या में 30 से 40 वर्ष के स्टेज 5 मार्शल मास्टर पंजीकरण करा रहे हैं। मैंने मूल रूप से पंजीकरण करने की योजना बनाई थी, लेकिन तांग लॉन्ग, गुयंग और अन्य लोगों के वहां होने के बारे में सोचने के बाद मैंने इस मजे में शामिल न होने का फैसला किया। इसमें डरने की क्या बात है? भले ही आप शीर्ष 100 में प्रवेश नहीं कर पाए, फिर भी यह मुकाबला करने का एक दुर्लभ अवसर है। एक विस्तृत मैदान में, जो पहले से ही इतना समतल हो चुका था कि वह बिल्कुल सपाट हो गया था, हर कोई उत्साहपूर्वक बातचीत कर रहा था। घाटी के प्रवेश द्वार के सामने पहले से ही एक चौड़ा लकड़ी का शेड बना हुआ था। लकड़ी की झोपड़ी के अंदर पहले से ही बहुत से लोग बैठे हुए थे। वे सभी विशेष रूप से स्टार ओशन कॉमर्स द्वारा मार्शल प्रतियोगिता पर नजर रखने के लिए आमंत्रित किए गए थे, और हालांकि उनकी ताकत इतनी मजबूत नहीं थी, वे मूल रूप से फीनिक्स संप्रदाय में तैनात प्रभारी लोग थे। यहां आकर वे गवाह बन सकते हैं। लकड़ी की झोपड़ी के सामने 100 से अधिक आकृतियां इकट्ठी थीं। वे सभी स्टार ओशन कॉमर्स से थीं, और लेई मिंग और डूशी प्रभावशाली ढंग से अंदर थे। वे सिर झुकाए देख रहे थे, मानो किसी के आने का इंतजार कर रहे हों। उन्हें इस तरह देखकर आसपास के लोग चुपके से अनुमान लगाने लगे, खासकर मार्शल योद्धाओं को जो लकड़ी की झोपड़ी में स्टार महासागर वाणिज्य द्वारा आमंत्रित किए गए थे। यह विशेष रूप से ऐसा था। ठीक इसी समय भीड़ में अचानक हल्की हलचल दिखाई दी और उसके तुरंत बाद कुछ मीटर चौड़ा रास्ता दिखाई दिया। एक सुंदर और मनोहर आकृति शान से चली आई, जिसने तुरंत ही लकड़ी के शेड के बाहर खड़े सभी लोगों की निगाहें अपनी ओर आकर्षित कर लीं। वह एक लंबी और दुबली पतली महिला थी। उसका चेहरा एक पतले घूंघट से ढका हुआ था और उसके सिर के पीछे काले बाल झरने की तरह बहते हुए उसकी कमर तक पहुंच रहे थे। उसकी बैंगनी पोशाक के नीचे एक सुडौल और सुडौल आकृति हल्की सी दिखाई दे रही थी, जो उसके कामुक और उग्र शरीर को रेखांकित कर रही थी। यद्यपि महिला का चेहरा छिपा हुआ था, लेकिन उसके शरीर की बनावट और हाथों व गर्दन की नाजुक त्वचा को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष होगी। उसकी हर हरकत से ऐसा जादू निकलता था कि वह सामने आते ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी।
भीड़ में एक के बाद एक आश्चर्य की चीखें उठने लगीं। कई लोगों की आंखों में आश्चर्य के भाव थे। हालांकि थोड़ी देर बाद भीड़ को होश आ गया। रहस्यमयी बैंगनी वस्त्रधारी महिला के पीछे वास्तव में दो गंजे बलवान पुरुष थे। वे स्पष्टतः जुड़वा थे, और न केवल वे बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, बल्कि वे असामान्य रूप से लंबे और मजबूत भी थे, जिनकी ऊंचाई कम से कम 2.5 मीटर थी। वे मांस के दो हिलते हुए पहाड़ों की तरह दिखते थे, और लगभग हर बार जब वे नीचे उतरने के लिए अपने पैर उठाते तो उन्हें एक धमाका जैसी आवाज सुनाई देती। उनके कंधों पर 2 मीटर लंबा विशाल ब्लेड था। उसके चौड़े और भारी शरीर पर एक चमकदार लाल रोशनी खिल उठी। जब दोनों लोगों ने अपने हाथ और पैर ऊपर उठाए तो उनके शरीर से एक हिंसक आभा बह निकली। उनकी गति इतनी तेज थी कि वे सभी दिशाओं में फैल गए। देखने वालों को ऐसा लग रहा था मानो दोनों पुरुषों के शरीर के अंदर एक हिंसक ज्वालामुखी उमड़ रहा हो, जो किसी भी क्षण फटने के लिए तैयार हो। प्रबल और जबरदस्त दबाव के कारण सभी ने अपनी सांस रोक ली, मानो वे इस विशालकाय व्यक्ति को सचेत करने से डर रहे हों, जो मानव रूप में एक क्रूर जानवर जैसा दिख रहा था। इस हंगामे ने तुरंत ही दूर से और भी अधिक लोगों की निगाहें अपनी ओर आकर्षित कर लीं। दूर खड़े सभी लोग भी इस हंगामे से प्रभावित लग रहे थे, इसलिए उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया। एक क्षण में यह क्षेत्र जो कुछ क्षण पहले असामान्य रूप से शोरगुल से भरा हुआ था, एक अजीब सी शांति में डूब गया। जब सभी को होश आया तो देखा कि बैंगनी वस्त्रधारी महिला का लेई मिंग और अन्य लोगों ने पहले ही स्वागत कर लिया था और वे सम्मानपूर्वक लकड़ी की झोपड़ी में प्रवेश कर अपनी कुर्सियों पर बैठ गए थे। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। बूम! अचानक और भी तेज शोर ने शांति को तोड़ दिया। ये भीड़ से फूटकर एक विशाल ध्वनि तरंग में परिवर्तित हो गया। यह आवाज हवा में गूंजने के कारण कानों को बहरा कर देने वाली थी। इस समय लेई मिंग और डूशी के सम्मानजनक रूप को देखकर कई मार्शल योद्धाओं को एहसास हुआ कि बैंगनी कपड़े वाली महिला की पहचान साधारण नहीं थी। आखिरकार वह सिर्फ एक अज्ञात प्रबंधक था, लेकिन लेई मिंग स्टार महासागर वाणिज्य का प्रबंधक था, जो फीनिक्स शहर में व्यापारी गिल्ड के सभी मामलों को नियंत्रित करता था। यद्यपि उनका स्वरूप भद्दा और असभ्य था, फिर भी वे अत्यंत सावधान थे, और फीनिक्स शहर में उनकी प्रतिष्ठा अत्यंत प्रशंसनीय थी। ऐसे चरित्र के लिए फीनिक्स शहर को सौंपे जाने पर उसका स्थान निश्चित रूप से कम नहीं होगा, लेकिन बैंगनी वस्त्रधारी महिला के सामने वह बहुत सम्मानजनक हो रहा था। इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण था, और वह ये कि बैंगनी वस्त्रधारी महिला का दर्जा उससे कहीं अधिक ऊंचा था। लेकिन जिस बात ने भीड़ को और भी अधिक आश्वस्त कर दिया वह थे दो बलवान पुरुष जो बैंगनी वस्त्र पहने स्त्री के साथ दिखाई दिए। वे दोनों लगभग 30 वर्ष की आयु के प्रतीत होते थे, किंतु उनकी डरावनी आभा देखकर लोगों के हृदय भी कांप उठते थे। 8वें चरण का एक मार्शल लॉर्ड संभवतः केवल इतना ही था। ऐसा विशेषज्ञ केवल अनुयायी कैसे हो सकता है? उस बैंगनी वस्त्रधारी महिला की पृष्ठभूमि सरल कैसे हो सकती है? छोटी बहन, ये औरत तो बहुत रहस्यमयी लगती है। घनी भीड़ के बीच गुयंग ने उस आकृति को देखा जो लकड़ी के शेड के अंदर इत्मीनान से बैठी थी, और आश्चर्य की एक झलक अनियंत्रित रूप से उसकी आंखों में चमक गई। प्यार, 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 प्यार। काफी देर तक जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो गुयंग अपना सिर घुमाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने देखा कि गूफी अपने पंजों पर खड़ा था। उसकी दोनों आंखें लगातार भीड़ के चारों ओर चिंतित दिख रही थीं। आप किसी के लिए देख रहे हैं? गुयंग खुद को पूछे बिना नहीं रह सकी। कौन? किसने कहा कि मैंने ये जे की तलाश नहीं की? क्या मैंने? गूफी को होश आया, उसका खूबसूरत चेहरा लाल हो गया, और उसने तुरंत अपना सिर हिलाकर इनकार कर दिया। मैंने यह नहीं पूछा कि क्या आप येजे को ढूंढ रहे थे। गुयंग शरारत से हंसा। गूफी को तुरंत होश आ गया और उसका आकर्षक चेहरा लाल हो गया। वह गुयंग को घूरने से खुद को रोक नहीं सकी। मैं उसे ढूंढ रही थी। क्या हुआ? वह मेरा उद्धार करता है। मुझे आश्चर्य है कि वह इस समय कहाँ है। ऐसे जीवंत कार्यक्रम को न देखना उनके लिए असंभव है ना? कोट। वह बदमाश जरूर आएगा, अन्यथा वह इतनी दूर फीनिक्स स्पिरिट वैली तक क्यों आया? जब गुयंग ने ये सुना तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। भाई, क्या आपको लगता है कि उसका लक्ष्य इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेना है? गूफी ने अवचेतन रूप से सिर हिलाया, लेकिन वह तुरंत चौंक गई। छोटी बहन, क्या तुमने नहीं कहा था कि वह अधिक से अधिक स्टेज 4 का मार्शल मास्टर था? गुयंग ने अवाक होकर अपना माथा थपथपाया। चरण 4 के मार्शल मास्टर, इस तरह की प्रतियोगिता में भाग लेना, जहां लगभग सभी मार्शल प्रतियोगिताएं होती हैं, क्या ये मौत को आमंत्रित करना नहीं है? वह बदमाश बेवकूफ नहीं है। वह मार्शल प्रतियोगिता के लिए कैसे नामांकन कर सकता है? कोट। यह सही है। गूफी ने सिर हिलाया। उसने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसकी अभिव्यक्ति एक बार फिर बदल गई। अच्छा नहीं, वह अभी तक दिखाई नहीं दिया है। क्या वह खतरे में हो सकता है? ऐसा लगता है कि तांग लोंग उसे तुरंत मार डालने के अलावा और कुछ नहीं चाहता। पिछले कुछ दिनों से तांग लोंग भी खूनी ज्वाला पर्वत पर है। कोट। आराम करो, आराम करो। वह तांग सी लड़का पूरे समय तांग लोंग का पीछा कर रहा था। उसने उसे बिल्कुल भी नहीं देखा। गुयंग ने जल्दी से उसे दिलासा दिया। यह अच्छी बात है, लेकिन तांग लोंग से मिले बिना भी आप अन्य दुश्मनों से मिल सकते थे, है ना?
गुयंग ने अपने कान ढक लिए और मन ही मन आह भरी। उसे अचानक उस येज़े बदमाश से नफरत होने लगी। उसने न केवल फीनिक्स का पंख छीन लिया बल्कि अपने छोटे चचेरे भाई का दिल भी छीन लिया। डॉट। भाई लांग, वह आदमी वहां है। क्या आप चाहते हैं कि मैं कुछ लोगों को बुलाकर चुपचाप वहां जाऊं और फिर अचानक उसे मारने का प्रयास करूं? भीड़ के बाहर एक युवक तांग लॉन के कानों के पास आया। उसकी आंखें एक दुबले पतले और नाजुक आदमी पर टिकी थी जो लगभग 10 मीटर दूर खड़ा था। जो करीब 10 मीटर दूर था। वह आदमी तांगसी था। जैसे कि उसकी निगाह को देखते हुए तांगसी ने अपनी जीभ बाहर निकाली, अपने मीठे होंठ दिखाए और उस युवक की ओर मुस्कुराई जो उसे देख रहा था। फिर उसने उत्तेजक ढंग से अपनी उंगली को मोड़ लिया। ये देखकर युवक का चेहरा क्रोध से भर गया और उसकी आंखें और भी अधिक क्रूर हो गईं। अगर उसे मारना इतना आसान होता तो मैं पिछले कुछ दिनों में उसे अनगिनत बार मार चुका होता। उसे मारने के लिए किसी को यहाँ भेजने की बारी आपकी कैसे हो सकती है? तांगलोंग ने अपनी बाहें उठाई और ठंडी सांस ली। युवक का चेहरा हल्का लाल हो गया था क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। पहले उसे नजरअंदाज करो। तांगलोंग ने उसकी ओर देखा और उदासीनता से मुस्कुराया। अगर मैं प्रतियोगिता में उससे मिल सकूं तो मैं उसे तुरंत मार डालूंगा। यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मार्शल कंपटीशन बाद में उसका ध्यान रखेगा। क्या आपने फेंगमिन पर्वत के पास हमारे तांग परिवार के सभी लोगों को सूचित किया? इस बार हमें निश्चित रूप से उसे फेंगमिन पर्वत से जीवित नहीं जाने देना चाहिए। कोट। हमें पहले ही सूचित कर दिया गया है भाई लांग, चिंता मत करो। तांग लांग ने हल्का सा सिर हिलाया। उसकी नज़र लकड़ी के शेड में सीधी बैठी बैंगनी वस्त्रधारी महिला से हटकर दो गंजे मांसल पुरुषों पर पड़ी। स्टार ओशन कॉमर्स में वह वास्तव में कौन है? ऐसे शक्तिशाली अनुयायी पाने के लिए उन दो लोगों को, भले ही यह 8वें चरण का मार्शल लॉर्ड न हो, मुझे डर है कि यह अभी भी स्टेज 7 का मार्शल मास्टर है। चौड़े मैदान के किनारे पर एक आश्चर्यचकित आवाज सुनाई दे रही थी। वक्ता एक लंबा और मजबूत युवक था और उसके हाथ में एक विशाल सुनहरा हथौड़ा था। अफवाह है कि इस समय स्टार ओशन कॉमर्स का प्रभारी व्यक्ति जिंगयान नाम की एक महिला है। मैं मानता हूं कि वह वही है। काले वस्त्र पहने एक महिला मुस्कुराए। यह महिला लंबी और दुबली पतली थी, सुंदर चेहरे वाली, 16-17 साल की लग रही थी। यद्यपि उसके नाजुक चेहरे पर अभी भी युवावस्था की झलक थी, फिर भी उसकी भौहों के बीच की मोहक सुंदरता को हल्के से देखा जा सकता था, जिससे कोई भी मदहोश हो जाता था। मेंग जिक्सवान, तुम्हें कैसे पता चला कि वह जिंगयान थी? वह मोटा युवक पूछे बिना न रह सका। अगर मैं कहूं कि मैंने उसका असली रूप पहले भी देखा है, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे जब मैं कहूंगा कि वह एक सार्वजनिक रूप से असफल व्यक्ति थी और मुझसे बहुत प्यार करती थी? काले कपड़े पहने मेंग जिक्सवान नाम की युवा लड़की हल्के से मुस्कुराए। मुझे विश्वास नहीं होता। जिस क्षण उसके हाथ में रखा सुनहरा हथौड़ा जमीन पर गिरा, उसने वास्तव में एक जोरदार धमाके की आवाज की और हथौड़े का शरीर जमीन के एक छोटे से हिस्से में धंस गया। मैं तुम्हें 10 साल से अधिक समय से जानता हूं, मैं ये कैसे नहीं जान सकता कि तुम किसे जानते हो? मैं करता हूँ। मैं जीजुवान को 10 साल से अधिक समय से जानता हूँ, लेकिन मैंने उसे कभी झूठ बोलते नहीं सुना। अगर उसने कहा कि वह महिला जिंगयान थी तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वह जिंगयान ही होगी। छी, मो शांग, तुम सचमुच एक नौकर हो। पब्लिक लूजर्स लस्ट ने जोर से कहा। अरे, मार्शल प्रतियोगिता अभी तक शुरू क्यों नहीं हुई है? इस बार मार्शल प्रतियोगिता में मेरा लक्ष्य नंबर 1 पर आना है। मो शांग, अगर हम मार्शल प्रतियोगिता में मिलते हैं तो मैं आपके प्रति नरमी नहीं बरतूंगा। यदि आप मुझे हराने के लिए उस लचीली तलवार पर भरोसा करना चाहते हैं तो आपके पास कोई उम्मीद नहीं होगी। कोट। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुरंत किसी को हथियार बदलने के लिए कहता। बोलते समय उसकी नज़र युवक की कमर पर पड़ी और उसने देखा कि वहां एक नर्म तलवार बेल्ट की तरह लटक रही थी। यह जरूरी नहीं कि सच हो। मोशांग अभी भी शांति से मुस्कुरा रहा था। ठीक है, चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं। दोनों के हाव भाव देखकर मेंग जिक्सवान ने अनजाने में अपने होंठ दबा लिए और हंस पड़ी। वे दोनों लोग बहुत डरावने हैं। मैं स्टेज 6 मार्शल मास्टर हूं और उनके सामने खड़े होकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूं। इतने शक्तिशाली गार्ड को पाने के लिए इसमें कोई संदेह नहीं कि वह स्टार ओशन कॉमर्स का वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी होगा। स्टार ओशन कॉमर्स ने वास्तव में फीनिक्स स्पिरिट मार्शल मीटिंग की रक्षा के लिए ऐसी युवा महिला को भेजा था। लगभग उसी समय फैंगमिन घाटी के बाहर भीड़ से सभी प्रकार की आवाजें सुनी जा सकती थीं। लकड़ी की झोपड़ी के अंदर बैंगनी कपड़े पहने महिला अविचल थी। उसकी काली आंखें तेजी से भीड़ पर घूम गईं। उसके बाद उसने लेई मिंग की ओर हाथ हिलाया जो उसके बगल में था और धीरे से बोली। अगले ही पल लेई मिंग ने ऐसा अभिनय किया जैसे वह कोई शाही फरमान सुन रहा हो और उसने बगल में खड़े कई मार्शल योद्धाओं पर एक नजर डाली। उसके बाद वह बड़े कदमों से लकड़ी के शेड से बाहर चला गया और उसकी गड़गड़ाहट भरी चीख अचानक आसमान में गूंज उठी। हर कोई, अब से मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का पहला दौर 3 लोगों के बीच एक खुली लड़ाई होगी। यहाँ 32 युद्ध मैदान हैं। कौन से 96 मित्र पहले प्रवेश करने को तैयार होंगे? कोट। लेखक का नोट, 3 पात्र पब्लिक लस्ट, मोशांग और मेंग जिक्सवान सामने आए हैं। कभी कभी वे कथानक के अनुसार स्वयं को समायोजित कर लेते थे।
आखिरकार अगर कुछ पात्रों को पात्रों की सेटिंग के अनुसार लिखा जाता तो उन्हें किताब में लिखना बहुत मुश्किल होता। इन तीनों पात्रों के मित्रों, यदि सुविधा हो तो कृपया पोस्ट के शीर्ष पर जाकर पात्र का नाम पोस्ट करें। जिस क्षण लेई मिंग ने अपना मुंह खोला, 64 स्टार महासागर वाणिज्य पहले से ही चट्टान के दोनों किनारों पर खड़े थे। जब उन्होंने बोलना समाप्त किया तो प्रत्येक मंच के सामने, जो लाल रेखा से अलग था, 2 व्यक्ति खड़े थे जो मार्शल प्रतियोगिता के निर्णायक की भूमिका निभा रहे थे। यद्यपि न्यायाधीश पहले से ही अपनी स्थिति में थे, फिर भी कई मार्शल योद्धा एक दूसरे को निराशा से देख रहे थे। हालांकि ये शांति केवल कुछ ही क्षणों तक रही और फिर भीड़ में से कई मार्शल योद्धा बाहर निकल आए। मैं कर देता हूँ, मैं पहले जाऊंगा। कोट। एक के बाद एक ऐसी ही चीखें आने लगी और एक के बाद एक लोगों की गति बढ़ती गई। एक गड़बड़ लड़ाई के बाद मूल रूप से खाली 32 अखाड़ों में 3 और मार्शल योद्धा दिखाई दिए, और जो उनसे भी धीमे थे वे अगले दौर की प्रतीक्षा में निराशा में अखाड़े के बाहर ही रुक गए। सभी लोग कृपया अपनी नंबर प्लेट दिखाएं, लेई मिंग एक बार फिर जोर से चिल्लाया। अखाड़े में लगभग 100 मार्शल योद्धाओं ने अपनी छोटी लकड़ी की प्लेटें दिखाई जो उन्हें पंजीकरण के समय मिली थीं। उन पर उनकी पंजीकरण संख्या अंकित थी। शुरू करना। थोड़ी देर बाद लेई मिंग की विस्फोटक चीख के साथ एक के बाद एक 32 तीव्र लड़ाइयां छिड़ गईं। एक क्षण में पूरा युद्ध क्षेत्र एक दूसरे को काटती हुई नियॉन रोशनी और शक्ति क्यूई से भर गया, जबकि गड़गड़ाहट की आवाजें लगातार गूंज रही थीं। मैंने सुना है कि इस दौर की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता 3 व्यक्तियों के बीच फ्री फॉर ऑल है। मैंने सोचा कि यह महज अफवाह है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। ये तरीका काफी दिलचस्प है। यह न केवल मार्शल प्रतियोगिता की गति को बढ़ा सकता है, बल्कि दूसरे दौर में प्रवेश करने के लिए अधिक उत्कृष्ट शक्ति वाले मार्शल योद्धाओं को भी चुन सकता है। यह सही है। अगर वह एक के खिलाफ 2 भी नहीं लड़ सकता, तो शीर्ष 100 में प्रतिस्पर्धा करने के लिए उसके पास क्या योग्यता होगी। ये खत्म हो गया। ये सब खत्म हो गया। इस बार तो मैं शायद पहले राउंड से भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अरे, ये स्टार ओशन कॉमर्स वास्तव में गड़बड़ है। इस तरह की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता बिल्कुल भी उचित नहीं है। कोट। जल्दी से इस अखाड़े नंबर 2 को देखो। वह सफेद वस्त्र वाला लड़का सचमुच अद्भुत था। हालांकि उन दोनों ने मिलकर काम किया था, फिर भी उन्हें एक कोने में धकेल दिया गया। कोट। प्रतियोगिता क्षेत्र में सभी लोग या तो प्रशंसा कर रहे थे, या कोस रहे थे, या असंख्य मार्शल योद्धाओं के प्रदर्शन पर टिप्पणी कर रहे थे। अचानक भीड़ के दाहिनी ओर से गगनभेदी नारे गूंजने लगे, जिसने तुरंत ही सभी की निगाहें अपनी ओर खींच लीं। अखाड़े के सबसे दाहिने हिस्से में, जिस पर 32 अंक लिखा था, काले कपड़े पहने एक आदमी अपनी तलवार निकालकर सीधा खड़ा था। लाल रेखा के बाहर 2 अन्य युवक जमीन पर पड़े थे। नंबर 2534 विजय। चट्टान के नीचे एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जो रेफरी था, तुरंत जोर से चिल्लाया, मित्र, कृपया पहले यहां आकर आराम करो। जब काले कपड़े पहने व्यक्ति ने उसकी बात सुनी, तो वह भावशून्य होकर युद्ध क्षेत्र से बाहर चला गया और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति द्वारा बताई गई दिशा की ओर धीमी गति से चल पड़ा। वहां लाल रेखाओं से घिरा एक क्षेत्र भी था, जो स्पष्टतः उन मार्शल योद्धाओं के लिए आरक्षित था जिन्होंने पहले दौर की लड़ाई जीती थी। ये व्यक्ति कौन है? वह इतना शक्तिशाली है। केवल 2 बार से वह स्टेज 5 के 2 मार्शल मास्टरों को घायल करने में सफल रहे। मुझे डर है कि उसकी ताकत पहले ही 5वें चरण के शिखर तक पहुंच गई है ना? यह आदमी बहुत अपरिचित लग रहा है। मुझे आश्चर्य है कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है। कोट। हर कोई ये कहते हुए खुद को रोक नहीं सका कि काले कपड़े पहने आदमी की गति बहुत तेज थी। प्रतियोगिता शुरू होने के कुछ ही समय बाद उसने पहले ही स्टेज 5 के 2 मार्शल मास्टर्स को हरा दिया था और अगले दौर में भाग लेने की योग्यता प्राप्त कर ली थी। इस समय शेष 31 लड़ाइयों में कुछ लोग ऐसे थे जो पहले से ही ऊपरी हाथ रखते थे। हालांकि काले कपड़े पहने इस आदमी की तुलना में वे लोग कुछ भी नहीं थे। ऐसे शक्तिशाली 5वें चरण के मार्शल मास्टर के साथ अगर वह अक्सर फैंग मिंग पर्वत पर रहता, तो उसने बहुत पहले ही अपना नाम बना लिया होता। लेकिन अब कोई भी उसका नाम नहीं पुकार सकता था। उसकी नंबर प्लेट बहुत बड़ी थी और संभवतः यही नाम था जो उसने कल बताया था। संभवतः वह अभी अभी फैंग मिंग पर्वत पर पहुंचा था। जैसे ही सभी लोग चौंके, 3 अन्य मार्शल योद्धा दौड़कर आए। 3-2 एरिना की दूसरी लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी थी। समय उड़ गया, युद्ध समाप्त हुआ, दूसरा युद्ध शुरू हुआ और प्रतिस्पर्धा प्रचंड आग की तरह जारी रही। अखाड़े के दोनों ओर के विश्राम क्षेत्रों में विजयी मार्शल योद्धाओं की संख्या में वृद्धि हुई। मार्शल वॉरियर्स, जो सबसे पहले विजयी होता था, समय समय पर प्रकट होता था। हर बार जब वह प्रकट होता, तो एक जोरदार चीख उठती, विशेषकर तब जब स्टेज 5 का मार्शल मास्टर एक बहुत ही युवा, सुंदर पुरुष या महिला होता। अनजाने में ही दोपहर हो गई थी। अभी तक ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लिया है। वह कमीना तांग लोंग, लू लो, वह छोटी लड़की और वह तांग सी लड़का सभी पहले दौर में पास हो गए। मुझे भी जल्दी करनी होगी। दर्शकों की भीड़ के किनारे पर गुयंग पहले से ही इसे आजमाने के लिए उत्सुक थी। छोटी बहन, बेहतर होगा कि तुम यहीं रहो और इधर उधर मत भटको, समझी? समझ गया।
गूफी ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी इधर उधर घूम रही थीं और वह खुद से बुदबुदा रहा था, वह तांग हुआन आदमी कहाँ चला गया? तुमने किसे कहा? गू यंग पूछे बिना न रह सकी। बेशक यह ये जे है। गूफी हैरान रह गया और गू यंग की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने अनजाने में ही अभी अभी तांग हुआन का नाम पुकारा था। ये जे। गू यंग ने गूफी को संदेह से देखा, उसके होंठ थोड़े हिल रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वह बात पूरी कर पाता, उसके मुंह से जो सवाल निकलने वाला था वह वापस निगल लिया गया। छोटी बहन, मैं जा रहा हूं। ये वाक्य कहने के बाद गू यंग का मांसल शरीर लाल बत्ती में बदल गया और बाहर निकल गया। अगले ही पल गू यंग ने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को पीछे छोड़ दिया जो लाल रेखा को पार करने वाला था और लड़ाई के मैदान नंबर 32 में पहुंच गया, जहां पहले से ही 2 मार्शल योद्धा मौजूद थे। अधेड़ उम्र का आदमी इतना क्रोधित था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन वह केवल अपना दाहिना पैर वापस खींच सका जो उसने अभी अभी बाहर निकाला था और शाप दे रहा था। गू फेई ने राहत की सांस ली और ऊपर देखा। गू यंग और दोनों विरोधियों के बीच लड़ाई बहुत जल्दी शुरू हो गई थी। गूफी ने खुद को पूरी तरह से शांत करने से पहले केवल एक नज़र डाली और 2 जोड़ी आंखों ने एक बार फिर भीड़ को खोजा और वह चिंतित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। पूरी सुबह बीतने को थी और वह आदमी अभी तक नहीं आया था। क्या सच में कुछ हुआ था? डूशी, कितने लोगों को आमंत्रित किया गया है, कितनों को भेजा गया है और कितने विजयी हुए हैं? फीनिक्स स्पिरिट वैली के प्रवेश मार्ग के सामने लकड़ी के शेड के नीचे अचानक एक स्पष्ट और मधुर आवाज सुनाई दी जो किसी ओरियोल के रोने जैसी लग रही थी। ये बैंगनी वस्त्र पहने महिला थी जिसने पलक झपकते ही एक और खड़े डूशी की ओर देखा और बोली, मिस, 10 लोगों को आमंत्रित किया गया है, 9 आ चुके हैं और 8 पहले ही जीत चुके हैं। डूशी ने थोड़ा झुककर जल्दी से जवाब दिया, क्या एक और व्यक्ति है जो नहीं आया? कौन? बैंगनी वस्त्र पहने महिला का चेहरा काले घूंघट से ढका हुआ था और कोई उसके चेहरे पर भाव नहीं देख सकता था। हालांकि उसकी विलोपत्ती जैसी भौहें पहले से ही थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। ये जे। डूशी ने बहुत धीमी आवाज में दोनों रून थूक दिए और उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। यह वही है, बैंगनी वस्त्र पहने महिला ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। भले ही वह केवल चरण 4 मार्शल मास्टर है, उसकी ताकत बहुत मजबूत है। उस दिन उसने आसानी से 6 स्टेज 5 मार्शल मास्टर्स को मार डाला और मेरे अनुमान से उसकी असली ताकत शायद गुयंग, तांगलोंग और बाकी लोगों से कम नहीं है जो 5वें चरण के शिखर पर हैं। मार्शल प्रतियोगिता में शीर्ष 3 में प्रवेश करने की उनकी संभावना बहुत अधिक है। वह भाला संत ये चोंगशान के वंशज हैं और इतनी कम उम्र में ही उनमें इतनी शक्ति है जो उनकी साधना से कहीं अधिक है। इसके अलावा वह एक हथियार परिशोधक है जिसमें बहुत संभावनाएं हैं। कोट, समय के साथ एक और स्पीयर सेंट का प्रकट होना असंभव नहीं है। यदि हम अब उससे मित्रता कर लें तो हमें स्टार ओशन कॉमर्स में कोई हानि नहीं होगी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अब तक दिखाई नहीं दिया है। ये हो सकता है हम। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, डूशी ने अचानक धीमी आवाज में कहा। वह सीधे सामने देख रहा था, उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिख रही थी। और कौन? एरिना नंबर 1 के सामने रेफरी की भूमिका निभा रहा एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी अचानक जोर से चिल्लाया। उसकी नजरें तेजी से दर्शकों की भीड़ पर घूम गईं। इस समय मार्शल प्रतियोगिता का पहला दौर पहले ही समाप्त हो रहा था। घाटी के बाहर स्थित 32 युद्ध क्षेत्रों में से 26 पूरी तरह खाली थे। इनमें 5 ऐसे भी थे जो भीषण युद्ध में शामिल थे। जिस डोजो का वह प्रभारी था उसमें पहले से ही 2 मार्शल योद्धा प्रवेश कर चुके थे और अभी भी एक व्यक्ति गायब था। ये संभवतः अंतिम मैच था। क्या आपके कोई मित्र है जिन्होंने पंजीकरण तो कराया है लेकिन कभी किसी मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है? बूढ़े व्यक्ति की आंखों में बिजली सी चमक थी और वह फिर चिल्लाया, अगर कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है तो इस प्रतियोगिता का परिणाम उनके द्वारा तय किया जाएगा। बूढ़े व्यक्ति की बातें सुनकर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति और एक युवा व्यक्ति के चेहरों पर मुस्कान आ गई। उन दोनों के बीच की लड़ाई उन तीनों के बीच की लड़ाई से कहीं अधिक आसान थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी मैदान में किसी के प्रवेश का कोई संकेत नहीं मिला। बूढ़े आदमी ने अपने बगल में खड़े दूसरे रेफरी की तरफ देखा और तुरंत चिल्लाया, चूंकि कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है तो यह मार्शल आर्ट प्रतियोगिता अब। रुको, अभी और भी है। जैसे ही आरंभ शब्द निकलने वाला था, अचानक एक स्पष्ट चीख हवा में गूंज उठी। दुबले पतले बूढ़े आदमी ने भौहें सिकोड़ी और ध्वनि के स्रोत की ओर देखा। उसने दर्जनों मीटर दूर से एक काली छाया को बिजली की गति से आते देखा। कुछ ही समय में यह नंबर 1 युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। वह 16-17 वर्ष का काले कपड़े पहने युवक था। उसका शरीर लंबा और सीधा था, उसका चेहरा नाजुक और सुंदर था और उसके कंधे पर एक आग जैसा लाल लंबा भाला लटक रहा था। भाले के शरीर पर लाल और हरे रंग की चमक धीरे धीरे बह रही थी। इस व्यक्ति को देखकर वहां उपस्थित कई योद्धा आश्चर्यचकित हो गए। जिन लोगों ने भाग लेने के लिए पंजीकरण कराया था वे सभी फीनिक्स स्पिरिट वैली के बाहर एकत्र हुए थे। हालांकि यह व्यक्ति अंतिम क्षण में ही भागा था। तांग हुआन, 10 मीटर दूर। गूफी को अपनी आंखों पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। तांग हुआन वास्तव में मार्शल प्रतियोगिता में भाग ले रहा था। वह कई दिन पहले तक मार्शल शिष्य था, अब वह उसका मुकाबला कैसे कर सकता है?
गूफी अपने दिल में घबरा रहा था। अपने पैरों को हिलाते हुए वह दौड़ पड़ा। अखाड़े के दाईं ओर स्थित विश्राम क्षेत्र में गुयंग, जिसने अभी अभी आसानी से लड़ाई समाप्त की थी, वह भी होश में आने से पहले एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। येजे ने भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए साइन अप किया है। अधिक से अधिक वह केवल चरण 4 का मार्शल मास्टर ही होगा, है ना? मार्शल प्रतियोगिता में लगभग 2700 लोगों ने भाग लिया। उनमें से कुछ स्टेज 4 मार्शल मास्टर हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की अराजक लड़ाई में शायद एक भी व्यक्ति ऐसा न हो जो पहले दौर से गुजरने में कामयाब हो सके। यदि चरण 4 का मार्शल मास्टर शक्तिशाली होता तो वह चरण 5 के एक मार्शल मास्टर को पराजित करने में सक्षम हो सकता था। हालांकि 2 स्टेज 5 मार्शल मास्टर की संयुक्त सेना को हराने के लिए संभावनाएं अधिक नहीं थीं। चरण 4 मार्शल मास्टर का क्या हुआ? इस बच्चे के अंकुश बहुत मजबूत हैं, मुझे ये पसंद है। गुयन के पास तांगसी मुस्कुरा रहा था और ताली बजा रहा था। हालांकि जानबूझकर या अनजाने में उसकी नज़र उस सफ़ेद कपड़े पहने आदमी पर पड़ी जो एक नीली लंबी छड़ पकड़े हुए था। ये तांग लांग था। इस समय भले ही तांग लॉन्ग का चेहरा शांत था और उसके होठों पर मुस्कान थी, उसकी आंखों में एक अंधेरा सा चमक रहा था और लंबी छड़ को पकड़े हुए दाहिने हाथ की ताकत थोड़ी बढ़ गई थी। यह आदमी लकड़ी के शेड के नीचे, डूशी की आंखों में उसके शुरुआती आश्चर्य के बाद अदम्य संदेह प्रकट हुआ। काले कपड़े पहने वह युवक जो अभी अभी एरिना नंबर 1 में भागा था, उसके हाथ में बिल्कुल वही हथियार था जो येजे के हाथ में था। उनका फिगर भी बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन उनका लुक, डूशी ने कुछ बार ध्यान से देखा, लेकिन उसे केवल एक समान चेहरे का संकेत ही मिल सका। बैंगनी वस्त्र पहने महिला ने डूशी के चेहरे पर आए परिवर्तन को नोटिस कर लिया। वह येजे है? मैं भी निश्चित होने की हिम्मत नहीं कर सकता। शायद ये येजे है, भाई। डूशी अपनी हंसी रोक नहीं सका। महज 20 दिनों की छोटी सी अवधि में किसी व्यक्ति के रूप रंग में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो सकता है? यदि जो व्यक्ति आया था वह येजे भाई नहीं थे, तो इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण हो सकता था। उस समय क्रिसेंट सिटी में येजे ने जो कुछ प्रकट किया था वह उसका असली रूप नहीं था, और निश्चित रूप से ये भी संभावना थी कि अब जो येजे ने प्रकट किया था वह उसका नकली रूप था। इन दोनों मामलों में पहले वाली स्थिति अधिक संभावित थी। उस समय जब उन्होंने मुखौटा पहना था तो संभवतः उन्हें यह चिंता थी कि उनके रूप रंग से कुछ खामियां उजागर हो जाएंगी। डूशी की हिचकिचाहट की तुलना में लेई मिंग, जिसने पहले कभी असली येजी को नहीं देखा था, ने मन ही मन राहत की सांस ली। काले कपड़े पहने वह युवक जो अंतिम क्षण में पहले राउंड में पहुंचा, वह स्वाभाविक रूप से तांग हुआन था। वरिष्ठ जनों, मैं येजी हूँ। कुछ कामों की वजह से मुझे आने में देरी हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। यह मेरा नंबर कार्ड है, कृपया देख लीजिए। तांग हुआन ने दोनों रेफरी से हाथ मिलाकर क्षमा मांगी और अपनी नंबर प्लेट निकाली, जिस पर 369 लिखा हुआ था। जब तांग हुआन ने फीनिक्स शहर छोड़ा था तो डूशी ने उसे फीनिक्स स्पिरिट वैली के नक्शे के साथ यह नंबर प्लेट पहले ही दे दी थी, ताकि उसे फिर से पंजीकरण के लिए कतार में न लगना पड़े। कोई चिंता नहीं, बूढ़े आदमी ने नंबर प्लेट को देखा और हाथ हिलाकर कहा, आप तीनों तैयार हो जाओ। उसने अपनी नंबर प्लेट उतारी और हाथ हिलाया, तुम तीनों तैयार हो जाओ। तांग हुआन ने हल्की सांस ली और नंबर प्लेट को अपनी छाती में घुसा लिया। उसके बाद ही उसने अपने दोनों प्रतिद्वंद्वियों का आंकलन करना शुरू किया। अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति लगभग 45 या 46 वर्ष का था। उसका शरीर दुबला पतला था, उसने हरे रंग का लबादा पहना हुआ था और उसके हाथों में 2 हुक थे। वह युवक 27 या 28 वर्ष का लग रहा था। उसकी मोटी भौहें और बड़ी आंखें थीं। वह काले भाले पर झुका हुआ था। इस समय चाहे वह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति हो या युवक, उनके सभी हाव भाव बदसूरत थे और वे तांग हुआन को बहुत ही अमित्रतापूर्ण निगाहों से देख रहे थे। तांग हुआन को स्वाभाविक रूप से समझ आ गया कि उनके चेहरे पर ऐसे भाव क्यों थे। यदि वह नहीं आता तो केवल वे दोनों ही प्रतियोगिता में भाग लेते। उनके आने से प्रतियोगिता और भी अधिक कठिन, 3 व्यक्ति के बीच की प्रतियोगिता बन गई। शुरू करना। बूढ़े आदमी की नज़र उन तीनों पर पड़ी और वह अचानक चिल्ला उठा, येजे। लगभग उसी समय एरिना नंबर 1 के किनारे से एक स्पष्ट और मधुर आवाज सुनाई दी। तांग हुआन ने अवचेतन रूप से अपना सिर पीछे घुमाया। गूफी की नाजुक आकृति को देखकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। ध्यान से। ठीक इसी समय गूफी ने एक चीख मारी, जिससे वह इतनी डर गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिस क्षण रेफरी तांग हुआन का उपनाम पुकारेगा, रेफरी मार्शल प्रतियोगिता की शुरुआत की घोषणा करेगा, और जिस क्षण उसने तांग हुआन को मुड़ते देखा, उसका दिल उसके गले में आ जाएगा। जैसी की उम्मीद थी, सबसे खराब स्थिति उत्पन्न हो गई। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति और युवक इतना अच्छा अवसर कैसे छोड़ सकते थे? लगभग उसी समय जब तांग हुआन ने अपना सिर घुमाया, उन दोनों ने एक साथ तांग हुआन पर हमला किया, और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आगे बढ़ते हुए भयावह रूप से हंसा। उसके हाथों में तीखे दोहरे हुक सियान प्रकाश की 2 धारियों में बदल गए जब उसने क्रमशः तांग हुआन की गर्दन और बाईं कमर पर पंजे मारे। छी! युवक ने व्यंग्यपूर्वक कहा। उसकी चाल भी धीमी नहीं थी। उसके हाथ में पकड़ा भाला काली रोशनी की एक लकीर की तरह निकला, बिजली की तरह हवा को चीरता हुआ, सीधे तांग हुआन के पेट की ओर इतनी तेज गति से बढ़ा कि नंगी आंखों से उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता था। आह! यह आदमी खत्म हो गया। मैं बहुत लापरवाह था।
क्या इस समय ध्यान भटकाना मौत को आमंत्रित करने के समान नहीं है? ये दृश्य देखकर आसपास खड़े कई मार्शल योद्धा जो प्रतियोगिता पर ध्यान दे रहे थे, चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सके। ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में न केवल उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपने दो प्रतिद्वंद्वियों पर केंद्रित नहीं किया, बल्कि एक छोटी लड़की की चीख से उनका ध्यान भंग हो गया। क्या प्रतिद्वंद्वी को यह स्पष्ट नहीं था कि वह इसका लाभ उठा सकता है? इस तरह का अवसर उन दो मार्शल योद्धाओं के लिए ईश्वर द्वारा दिया गया सौभाग्य था, जो पहले अखाड़े में प्रवेश कर चुके थे। हालांकि उनके लिए यह एक घातक अवसर था। कुछ नर्मदिल लोगों ने पहले ही अवचेतन रूप से अपनी आंखें बंद कर ली थीं या अपना सिर दूसरी ओर मोड़ लिया था। वे काले कपड़े पहने उस युवक का पेट टूट जाने का दुखद अंत नहीं देख सके। गूफी ने भी अपनी खूबसूरत आंखें बंद कर लीं। उसके दिल में लगातार पछतावा हो रहा था। यदि तांग हुआन एक स्टेज 5 मार्शल मास्टर था तो ऐसा ही हो, लेकिन वह अभी भी एक स्टेज 4 मार्शल मास्टर था, और वह शायद बहुत पहले ही टूट कर आया था। वह 2 स्टेज 5 मार्शल मास्टर के छिपे हुए हमलों से कैसे बचाव कर सकता था? ये जानना जरूरी था कि हालांकि यह फीनिक्स स्पिरिट मार्शल मीटिंग अपने प्रति सख्त थी, फिर भी हत्या और दुर्घटनाएं कभी कभी होती रहती थीं। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के पहले दौर में ही मौके पर मारे गए या गंभीर चोटों से मरने वाले मार्शल योद्धाओं की संख्या पहले ही 10 तक पहुंच गई थी। यदि उसे पहले पता होता तो वह उसे नहीं बुलाता, लेकिन अब कुछ भी कहने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। गूफी ने अपने होठों को कसकर बंद कर लिया और अपनी दोनों छोटी मुट्ठियां भींच लीं। अय्या, मेरी छोटी बहन। दाईं ओर के विश्राम क्षेत्र में वुयंग, जो अभी अभी जीता था, के चेहरे पर अचानक परिवर्तन आ गया और वह अपना माथा पकड़कर आहें भरने लगा। बगल में खड़े तांगसी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और बाहें सिकोड़ लीं। कुछ ही दूरी पर तांग लॉन्ग के होठों के कोने पर एक हल्की सी उपहासपूर्ण मुस्कान उभर आई। फीनिक्स स्पिरिट वैली के प्रवेश द्वार पर जब लेई मिंग और डूशी ने यह देखा तो पहले तो वे चौंक गए, लेकिन फिर हंसने लगे। लेई मिंग थोड़ा चिंतित था, लेकिन डूशी पूरी तरह से शांत था। यदि वह व्यक्ति वास्तव में येजे था तो ऐसा गुप्त हमला उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नंबर 1 क्षेत्र में कई दर्शकों की निगाहों के सामने जैसे ही तांग हुआन ने अपना सिर घुमाया, वह काले भाले और तीखे हरे हुकों की जोड़ी से बचने के लिए 1 मीटर बगल की ओर खिसक गया, जो उससे केवल कुछ इंच की दूरी पर थे। तभी उसके कंधे पर रखा लाल ज्वाला भाला अचानक उछला और बेशर्मी से भाले की ओर टूट पड़ा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति और युवक के हाव भाव बदल गए और उनके चेहरों पर अचानक मुस्कान जम गई। जब उसका प्रतिद्वंद्वी विचलित था तो उन दोनों ने एक साथ हमला किया। पहले तो उन्होंने सोचा कि वे अपने प्रतिद्वंद्वी को आसानी से मार सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, उनके सामने खड़ा काले कपड़े पहने युवक एक भूत की तरह उनकी हमले की सीमा से भाग निकला। स्पष्टतः उनके प्रतिद्वंद्वी ने कभी उनकी दृष्टि रेखा से बाहर नहीं जाया था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि कैसे उनके प्रतिद्वंद्वी ने उनसे बचकर निकलने की कोशिश की। युवक न केवल अत्यंत सदमे में था, बल्कि उसका चेहरा भी अत्यंत उदास हो गया। उसके प्रतिद्वंद्वी का जवाबी हमला इतनी तेजी से हुआ था, और यही वह क्षण था जब उसका भाला अपने अंत तक पहुंच गया था। उसने अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी, और अभी और ऊर्जा खर्च करनी बाकी थी। युवक को अपना भाला वापस खींचने का भी समय नहीं मिला, क्योंकि अग्नि लाल लंबा भाला भारी रूप से भाले पर गिरा। धातु से धातु के टकराने की कान फाड़ने वाली ध्वनि ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। इस समय युवक को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके हाथ में पकड़े हथियार पर किसी बड़े हथौड़े से प्रहार किया गया हो और एक भयानक शक्ति फैल गई हो। पहले तो उसकी हथेलियों में तेज दर्द हुआ और फिर उसकी बाहें सुन्न हो गईं, मानो उनमें सारी संवेदना खत्म हो गई हो, मानो उसकी बाहें अब उसकी अपनी न रहीं। बूम! एक क्षण में बिना किसी संदेह के काला भाला उसके हाथ से गिर गया। युवक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसकी आवाज अचानक बंद हो गई और उसकी जगह विस्मयकारी आवाज ने ले ली। तांग हुआन ने अपना काला भाला गिराने के बाद एक तेज कदम आगे बढ़ाया, जिससे थोड़ा उछला हुआ क्रिम्सन फ्लेम स्पीयर सांप की तरह कुछ बार हिंसक रूप से हिल गया, इससे पहले कि वह बिजली की गति से बाहर निकल जाए। इसके अलावा उसकी गति इतनी तेज थी कि उसे चकमा देने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला। एक क्षण में भाले की छड़ उसकी कमर पर आकर लगी। बम! युवक दर्द से चिल्लाया। उसने अपना शरीर झुकाया और झींगा की तरह उड़ गया। वह 10 मीटर से अधिक दूर जा गिरा, जिससे वह लड़खड़ा गया और उठ नहीं सका। ये दृश्य देखकर अधेड़ उम्र का व्यक्ति हतप्रभ रह गया। वह एक लकड़ी के मुर्गे की तरह स्तब्ध रह गया। उसके हाथों में 2 हुक भी अपना रुख बनाए हुए थे। उन्होंने अपने युद्ध कौशल का उपयोग भी नहीं किया और बस लापरवाही से एक स्टेज 5 मार्शल मास्टर को दूर कर दिया। ये 5वें चरण के शिखर पर मौजूद एक और विशेषज्ञ था। ची! एक तेज चीख ने अधेड़ उम्र के आदमी को जगा दिया और उसने तुरंत ही खतरनाक गर्मी की लहर महसूस की। उसकी आंखों में एक लाल रोशनी तेजी से फैल रही थी। यह उसके प्रतिद्वंद्वी के भाले की नोक थी, और यह बहुत तेज थी, मानो ये किसी भी बाधा को भेद सकती हो। मध्यम आयु का वह व्यक्ति अवर्णनीय रूप से भयभीत था। उसके पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई जब उसने अपने हाथों में पकड़े 2 हुकों को बिजली की गति से लाल भाले की नोक पर घुमाया। दरार दरार! एक ही समय में 2 कान फाड़ देने वाली चीखें सुनाई दीं। उसने अपने दांत भींच लिए और घूरने लगा। उसका चेहरा पसीने से भीग गया था।
उसका चेहरा इतना लाल हो गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी ताकत को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा हो, लेकिन अंत में ज्वलंत लाल भाले की नोक अभी भी उसके हाथों में 2 हुक द्वारा हवा में अटकी हुई थी। हालांकि इससे पहले कि मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति राहत की सांस ले पाता, एक वेंग ध्वनि गूंजी। आग जैसा लाल भाला मुड़ा और उछला, और अधेड़ उम्र का आदमी दोनों हुकों से एक भयानक ताकत आती महसूस कर सकता था, मानो वह अपने हाथ में पकड़े हथियार को उड़ा देना चाहता हो। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने हुक को मजबूती से पकड़ रखा था और उसे तुरंत दूसरे पक्ष ने उठा लिया। वह युद्ध क्षेत्र से ऐसे उड़ गया मानो बादल पर सवार हो। प्लॉप, लाल रेखा के बाहर जोरदार टक्कर लगने के बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का शरीर निश्चल हो गया था, मानो वह पूरी तरह से बेहोश हो गया हो। ठीक है, हालांकि इस समय लगभग किसी ने भी मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया, और थोड़े समय की चुप्पी के बाद युद्ध देख रहे मार्शल योद्धाओं की भीड़ से जय जयकार की एक जबरदस्त गूंज उठी। गूफी तेज आवाज सुनकर चौंक गया। उसने बेकाबू होकर अपनी आंखें खोलीं और देखा कि प्रतियोगिता के मैदान के अंदर तांग हुआन अपने भाले पर झुककर बहुत उत्साहित था और उसके 2 प्रतिद्वंद्वी जमीन पर लेटे हुए थे। वह वास्तव में जीत गया। क्या वह चौथे चरण का मार्शल मास्टर नहीं है? गूफी को इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई और वह अपनी आंखें रगड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लेकिन उसके सामने दृश्य अभी भी वैसा ही था। केवल अब गूफी को विश्वास हुआ कि उसने जो कुछ भी देखा था वह सच था, और तांग हुआन ने कैसे जीता ये जानने की जहमत उठाए बिना वह उत्साह में कूद पड़ा और खुशी से चिल्लाया, ये जे। तांग हुआन ने आवाज सुनी और शरारती ढंग से हंसते हुए उसकी ओर देखा। गूफेई थोड़ा सा शर्मा गया। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, और उसने तुरंत तांग हुआन की नज़र पर ध्यान न देने का नाटक किया और चुपके से आंसू पहुंचे। जब आसपास के लोग जयकारे लगा रहे थे तो उनकी आंखों में आश्चर्य की एक अदृश्य झलक थी। उन्होंने शुरू में सोचा था कि भले ही काले कपड़े पहने युवक की मृत्यु न हुई हो, लेकिन कम से कम वह गंभीर रूप से घायल तो होगा ही, क्योंकि उस समय स्थिति वास्तव में बहुत खतरनाक थी। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि पलक झपकते ही स्थिति पूरी तरह पलट जाएगी। एक प्रहार, एक झटका, एक वार, एक वार। उन्होंने किसी आक्रामक कौशल का प्रयोग नहीं किया था, केवल 4 बहुत ही सरल चालें चली थीं, फिर भी उन्होंने असाधारण शक्ति प्रदर्शित की और आश्चर्यजनक प्रभाव प्राप्त किया। इस लड़ाई को इतनी जल्दी और साफ सुथरे ढंग से हल करने में सक्षम होने के कारण इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि यह व्यक्ति 5वें चरण के शिखर पर भी विशेषज्ञ है। येजे, क्या किसी ने पहले भी ऐसा नाम सुना है? शीर्ष चरण 5 मार्शल मास्टर की तुलना में ये येजे शायद थोड़ा कम है, हालांकि अभी भी उनमें शीर्ष 100 में प्रवेश करने की ताकत होनी चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है। जैसे ही उन्हें कुछ क्षण पहले का आश्चर्यजनक दृश्य याद आया, सभी लोग चर्चा में जुट गए। दाईं ओर के विश्राम क्षेत्र में गुयंग ने अपना मुंह खोला और आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ कहा, वास्तव में भाई ये जी स्टेज 5 मार्शल मास्टर हैं। इसके अलावा उनकी पिछली चाल को देखते हुए उनकी ताकत खराब नहीं है। उन्हें पहले से ही स्टेज 5 मार्शल मास्टर में एक विशेषज्ञ माना जा सकता है। मैं ये क्यों कहूंगा कि वह सिर्फ स्टेज 4 मार्शल मास्टर हैं। कोट, आप मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन मैं किससे पूछूं? तांगसी ने झुंझलाहट में अपनी आंखें घुमाई, लेकिन उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। वहां की स्थिति वास्तव में उसकी और गुयंग की उम्मीदों से परे थी। कुछ ही दूरी पर तांग लॉन्ग ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी, मानो वह भी आश्चर्यचकित था। यह सही है। बैंगनी वस्त्र पहने महिला, जिसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, ने घाटी के प्रवेश द्वार पर लकड़ी की छत के नीचे ये देखकर धीरे से सिर हिलाया। लेई मिंग और डूशी दोनों अपने चेहरे पर मुस्कान लाए बिना नहीं रह सके। वह निश्चित रूप से ये जी था जिसने उस दिन सड़क पर 6 स्टेज 5 मार्शल मास्टर्स को मार डाला था। अभी केवल 10 दिन ही बीते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी ताकत फिर से काफी बढ़ गई है। नंबर 369 जीतता है। कृपया पहले यहाँ आकर आराम करें। युद्ध के मैदान के किनारे दुबले पतले बुजुर्ग ने तांग हुआन को देखा। उसके चेहरे पर प्रशंसा की मुस्कान तैर गई और फिर उसने युद्ध के परिणाम की घोषणा की। तांग हुआन ने गूफी की ओर हाथ हिलाया, और जैसे ही वह जाने वाला था, भीड़ में से आश्चर्यचकित कर देने वाली आवाजें आने लगीं। पलक झपकते ही उन्होंने देखा कि अधेड़ उम्र के व्यक्ति को ऊपर उठाया जा रहा था, और अब वह हिल नहीं रहा था। ये स्पष्ट था कि जब वह नीचे गिरा तो उसका शरीर उसके अपने हथियार से टकराया था, और तेज हुक वाला ब्लेड उसकी छाती में घुस गया था। हुक ब्लेड की गहराई को देखते हुए इसका बचना असंभव था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की मौत महज एक दुर्घटना थी। तांग हुआन का उसे मारने का इरादा नहीं था। हालांकि अगर वह सचमुच मर गया तो तांग हुआन को दोषी महसूस नहीं होगा। पिछले मैच में जब दोनों प्रतिद्वंदियों ने छिपकर हमला किया था तो उन्होंने जरा सी भी दया नहीं दिखाई थी। आखिरकार वह एक प्रतिद्वंद्वी था जो उसे मौत की सजा देना चाहता था। थोड़ी सी भौहें सिकोड़ते हुए तांग हुआन ने अपनी नजरें हटा लीं, मुड़ा और डोजो से बाहर निकलकर बाईं ओर के विश्राम क्षेत्र में चला गया। वहां पहले से ही सैकड़ों मार्शल योद्धा इकट्ठे हुए थे, इसलिए तांग हुआन के आगमन ने काफी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कई मार्शल योद्धा जो पहले ही राउंड जीत चुके थे, उन्होंने कोलोसियम 1 में हुई लड़ाई पर ध्यान दिया था। कोलोसियम 1 में अभी अभी जो लड़ाई हुई थी उसका वर्णन किया गया।
यद्यपि तांग हुआन ने पहले किसी भी मार्शल कौशल का उपयोग नहीं किया था, लेकिन उसने जो तरीके दिखाए थे उनसे कई मार्शल योद्धाओं को अपने प्रतिद्वंद्वी के प्रति सतर्कता की भावना महसूस हुई जिसका वे सामना करने वाले थे। तांग हुआन को इस बात की परवाह नहीं थी कि हर कोई उसे कैसे आंक रहा था, और वह पहले से तैयार की गई प्रार्थना की चटाई पर बैठ गया। उसने क्रिम्सन फ्लेम स्पीयर को अपनी गोद में रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद तांग हुआन ने अपना मन शांत किया और एकाग्र होकर दिव्य कला का संचार करना शुरू कर दिया। आज उनके इतनी देर से आने का कारण यह था कि यह उनके लिए सफलता का महत्वपूर्ण क्षण था। जब उन्होंने आध्यात्मिक चक्र के दूसरे चरण को संक्षिप्त किया और 5वें चरण के मार्शल मास्टर तक पहुंचे तो दोपहर होने को थी। ये जे विश्राम क्षेत्र के बिल्कुल अंत में चट्टान के पास कोने में एक आकर्षक, दुबली पतली, लाल कपड़े पहने महिला ने अपनी सुंदर आंखें थोड़ी सिकुड़ी और दर्जनों मीटर दूर खड़ी लंबी और सीधी काली आकृति को देखा। अपनी आवाज में उसने बुदबुदाया, ऐसा लगता है कि यह आप ही हैं। आपकी ताकत वास्तव में खराब नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप लगातार 6 स्टेज 5 मार्शल मास्टर को मारने में सक्षम थे। इतनी कम उम्र में ऐसा कौशल प्राप्त करने के पीछे मेरी रुचि ये है कि आपकी पृष्ठभूमि कैसी होगी। कोट। उसकी पुतलियों के भीतर ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वच्छ जल के 2 तालाब धीरे धीरे हिल रहे हों। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया उसके सुंदर चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान उभर आई। यह अत्यंत मंत्रमुग्ध करने वाला था, जिसके कारण कई युवक जो गुप्त रूप से उसे देख रहे थे विचलित हो गए। अन्य क्षेत्रों में भी लड़ाई जारी रही। लगभग आधे घंटे बाद 9वें अखाड़े में लगभग चौथाई घंटे तक चली लड़ाई अंततः समाप्त हो गई। दोस्तों, फीनिक्स स्पिरिट मार्शल मीटिंग की प्रतियोगिता का पहला दौर यहां समाप्त हो गया है। पहले चरण में कुल 924 लोग सफल हुए हैं। अब मैं आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे से आराम कर सकेंगे। 2 घंटे बाद मार्शल प्रतियोगिता का दूसरा दौर शुरू होगा। लेई मिन की चिल्लाहट के साथ प्रतियोगिता का पहला दौर अंततः समाप्त हो गया। युद्ध स्थल के सामने हजारों युद्ध योद्धा जो लड़ाई देख रहे थे या हार चुके थे फैले हुए थे। सबके चेहरे पर अलग अलग भाव थे। उनमें से कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे वे आगे बढ़ना चाहते थे, कुछ उत्साहित थे, कुछ घृणा से कोस रहे थे, कुछ प्रशंसा कर रहे थे, कुछ प्रशंसा से चिल्ला रहे थे और कुछ प्रत्याशा से भरे हुए थे। विश्राम क्षेत्र में ग्राहकों को शीघ्रता से चाय और भोजन परोसा गया। हा भाई ये जे, तुमने मुझे सचमुच कष्ट दिया। जैसे ही तांग हुआन ने अपना दोपहर का भोजन लिया, बैठने से पहले ही उसके कानों के पास एक कर्कश हंसी सुनाई दी। गु यंग और तांग सी दाईं ओर के विश्राम क्षेत्र से दौड़ते हुए आ रहे थे, और जब वे बात कर रहे थे गु यंग ने पहले ही तांग हुआन के कंधे पर थप्पड़ मार दिया था। भाई ये जे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप स्टेज 5 मार्शल मास्टर भी थे। सोचिए, हमने तो ये भी सोचा था कि आप स्टेज 4 के मार्शल मास्टर हैं। तांग सी भी सहमत हो गया। उस दिन तुम सब बहुत तेज दौड़े थे। अगर मैं ये कहना भी चाहता तो मेरे पास कहने का कोई मौका नहीं होता। उस दिन जब वह गु यंग, तांग सी और गु फी से मिला तो वह वास्तव में केवल स्टेज 4 मार्शल मास्टर में था और स्टेज 5 मार्शल मास्टर तक पहुंचना केवल समय की बात थी। हालांकि उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया ताकि उन दोनों को फिर से झटका लगने से बचाया जा सके। ये जे, क्या तुम सचमुच स्टेज 5 के मार्शल मास्टर हो? तुमने तो मुझे अभी अभी मौत के डर से भर दिया। गूफी की स्पष्ट आवाज निकली। छोटी लड़की भी चुपचाप चुपके से आ गई। उसकी चमकदार काली आंखों में अभी भी सदमे का निशान था। शुरुआती खुशी और उत्साह के बाद उसके दिल की गहराइयों से अप्रत्याशित आश्चर्य उभरा। यहां तक कि अब भी उसे लगता है कि ये कुछ हद तक अकल्पनीय है। अन्य लोगों को शायद तांग हुआन की असली पहचान नहीं पता होगी, लेकिन वह जानती थी। जिस दिन तांग हुआन ने 12 मीटर लंबी टोटेम लॉ को सक्रिय किया और सच्ची आग प्राप्त की, वह पहले से ही इसे फ्यूज करने में सफल रहा था और निम्न स्तर के हथियार परिशोधक बनने के लिए परीक्षा में भाग लेने गया था। उस समय तांग हुआन निश्चित रूप से अभी भी सिर्फ एक मार्शल शिष्य था। अन्यथा तांग हुआन के लिए सच्ची आग के साथ विलय करना असंभव होता। निम्न स्तर के हथियार परिशोधकों की परीक्षा समाप्त हुए केवल 3 महीने ही हुए थे और वह पहले ही एक मार्शल शिष्य से एक शक्तिशाली चरण 5 मार्शल मास्टर में बदल गया था। यहां तक कि जब तांग हुआन पहले से ही स्टेज 3 मार्शल शिष्य था, तब भी उसकी सफलता की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। सामान्य परिस्थितियों में चाहे किसी व्यक्ति की प्रतिभा कितनी भी अद्भुत क्यों न हो, उसके लिए इतनी जल्दी सुधार करना असंभव होगा। इस समयावधि के दौरान तांग हुआन को कुछ चौंकाने वाली घटनाएं अवश्य झेलनी पड़ी होंगी। एक पल के लिए गूफी तांग हुआन के बारे में बेहद उत्सुक थी।